गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है। कैसे हैं जी आप सभी लोग? तैयारी कैसी चल रही है आप सभी की? अगर आपकी पिछली कोई भी क्लास मिस हुई है तो भी आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज एक नया टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जिसका बाकी टॉपिक से कोई भी खास ऐसा रिलेशन नहीं है, तो आपको इजीली ये टॉपिक जो है समझ आ जाएगा। सभी का स्वागत है दोस्तों। आपकी जो है आज और कल काफ़ी सारी क्लासेस हुई है। कल आपकी 6 क्लासेस थी। आज भी जो है हम इस समय आई सपोज थर्ड क्लास पे है, थर्ड नहीं फोर्थ क्लास पे आ गए हैं। एंड इसके बाद आपकी एक क्लास होनी है जो कि आपकी शाम को है 7 से 9 बजे। और उसके बाद जो आपकी क्लास है वो है आपकी रात को 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। इससे अगली जो क्लास है आपकी वो होगी जीके एमसीक्यू की क्लास, सीएचएसएल या एमटीएस के बच्चों के लिए। और उसके बाद जो है आपका जो रात वाली क्लास है फिजिक्स की क्लास होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं जी कहानी। डाउट्स के लिए क्वेश्चन टैब है आपके पास, वहां भेजे, चाहे तो रेज हैंड देके आप मुझसे अपने किसी भी एजुकेटर से चाहे तो बात कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कृतेश, बट थोड़ा जरूरी है, बॉडी को आपके आराम मिल जाता है। चलो अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्लासेस जो है इन सभी बैचेस में, चाहे वो जीके एमसीक्यू का बैच है या फिर इकोनॉमिक्स का बैच है या फिजिक्स का बैच है, इसमें काफी कम क्लासेस शो हो रही होंगी अभी। वो क्लासेस जो है एक्चुअली, ये बैच अभी मैंने आपके सामने है 2 ही दिन पहले लॉन्च कराया है, तो अभी मैंने यहीं तक का शेड्यूल भेजा था। बाकी जो क्लासेस हैं वो आपको आपकी ऐड हो जाएंगी, होपफुली कल या परसों तक ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा आगे तक की क्लासेस में पहले ही ऐड करा दूं। ठीक है, शुरू करें दोस्तों कहानी। चलो कहानी को आगे लेके क्लासेस का आपको कल शाम तक अपडेट दूंगा मैं। आज और कल मैं कुछ भी प्लान नहीं कर पाया। आई प्लान इट आउट से इन द मॉर्निंग, और मैं कल इवनिंग तक क्लासेस आपको वहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, अगर मेरी आपसे बात ना भी हुई तो आपको क्लासेस वहाँ पे शो हो जाएगी, जहाँ तक है कल, नहीं तो परसों तक आपको क्लासेस दिख जाएंगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं जी कहानी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, मजा आ जाएगा इस चैप्टर को पढ़ के। और बहुत ज्यादा बार इससे सवाल पूछे जाते हैं, फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो केयरलेसनेस में इसके आंसर को गलत करते हैं। अगर आप ध्यान से बातों को सुनेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी आंसर इसके सही करेंगे। इससे जितने सवाल पूछे जाएंगे आप सबके सही आंसर दे देंगे। मैं शुरू करता हूँ। चैप्टर का नाम है मार्केट। मार्केट देखिए, मार्केट क्या होती है आपके हिसाब से? व्हाट इज अ मार्केट? हम कहते हैं अरे इज दिस अ फिश मार्केट, अरे ये तो वेजिटेबल मार्केट है, ये तो एक सुपर मार्ट है, वो भी एक तरीके की मार्केट है, ग्रोसरी मार्केट है। मार्केट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे बायर और सेलर आपस में मिलता है। सोच के देखिए, यानी अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट। तो क्या ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये भी एक मार्केट है? बिल्कुल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यस ये मार्केट है, बस ऑनलाइन मार्केट है, इट इज ऑल्सो मार्केट। तो मार्केट में होने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले मार्केट की जो, अगर मैं आपसे इंपॉर्टेंट चीजें बात करता हूँ, तो क्या यहाँ पर बायर होना बहुत जरूरी है? कोई खरीदार ही नहीं है तो क्या फायदा सेलर का वहां पे होने का? इसी तरीके कोई बेचने वाला ही नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है, मार्केट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तीसरे नंबर पे गुड्स और सर्विस भी होने चाहिए, गुड्स या फिर सर्विस या बोथ, और बोथ वो डिपेंड करता है। कमोडिटी होनी चाहिए, बिल्कुल सही से आप कमोडिटी भी लिख सकते हैं, यानी कुछ तो बेचोगे कुछ तो खरीदोगे। क्या प्राइस होना चाहिए? प्राइस जरूरी है क्या? जब तक प्राइस ही नहीं है तो वो गुड्स कैसा हुआ? मान लेते हैं बाजार में कोई नीम का प्याऊ है या प्याऊ है, प्याऊ समझते हैं? प्याऊ वो होता है जहाँ पर लोग दूसरे लोगों को पानी पिलाते हैं। तो क्या वो मार्केट है? नो, बिकॉज वहां पर सामने भी एक इंसान, इधर भी एक इंसान है, बट वहां पे उसे बेचा नहीं जा रहा, तो वो कोई गुड्स नहीं है, तो उसका कोई प्राइस नहीं है, तो उसे मार्केट कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए? किसी किसी केस में मार्केट में होता है सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन। ये जरूरी नहीं है हो, मोनोपोली में नहीं होता, बट इन जनरल मार्केट में थोड़ा बहुत सेंस ऑफ कंपटीशन होता है। यानी इंसान एक्सट्रीमली हाई प्राइस पे भी नहीं बेच सकता, एक्सट्रीमली लो प्राइस पे भी नहीं बेच सकता। कुछ इसके एक्सेप्शन है, जैसे मोनोपोली है, कुछ हद तक ओलिगोपोली है, बट लार्जली ये भी आपको मार्केट में देखने को मिलता है। ये पांचों पॉइंट आपको पता होने चाहिए, जिसमें पहले चार 100% और पांचवा जो है कभी कभार आपको देखने को मिलता है। मोनोपोली ओलिगोपोली क्या होता है? रिलैक्स करें, मेरी ड्यूटी है आपको पढ़ाना, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अब मैं शुरू करता हूँ टाइप्स ऑफ मार्केट्स से। टाइप्स ऑफ मार्केट्स या फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स या काइंड्स ऑफ मार्केट, कुछ भी आप इन्हें कह सकते हैं। यानी मार्केट कितने तरीके की होती है? करीब आधे एक घंटे टॉपिक चलेगा और जिंदगी भर के लिए तैयार हो जाएगा। सबसे पहला जो मार्केट फॉर्म है वो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। आराम से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इसी तरीके मोनोपोली, ओलिगोपोली, डुओपोली, बायलिटरल मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ये सारे के सारे नाम आपको पढ़ाऊंगा। एक तरफ से शुरू करता हूँ, ठीक है? आपने, आपके घर के पास कोई सुपर बाजार वगैरह है? सुपर बाजार वो होता है जैसे जहां पर मान लेते हैं मोबाइल की बहुत सारी दुकानें एक साथ हैं। नहीं है, कोई बात नहीं। आपके घर के आसपास सब्जी मंडी वगैरह होगी। सब्जी मंडी में क्या होता है, मान लेते हैं टमाटर बिक रहे हैं तो सब टमाटर ही बेचे जा रहे हैं। एक ऐसा कुछ भी इमेजिन करें। नहीं, विशाल मेगा मार्ट या डी मार्ट वगैरह आप इसमें नहीं मान सकते। मुझे छोटे 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 अलग दुकान चाहिए। सुपर मार्केट जो मैं आपको बोल रहा हूँ, सुपर मार्केट, सुपर बाजार बोलते हैं उसे आमतौर पे, जहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें होती हैं। वो सब इंडिविजुअल दुकानें हैं। यानी आप मान लेते हैं सुपर मार्केट के अंदर जाएंगे, तो सुपर मार्केट के अंदर जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर भी एक दुकान है, ऐसे बहुत सारी दुकानें होंगी लाइन से।
और ये सब क्या कर रहे हैं, मोबाइल का ही सामान बेच रही है, सब इंडिविजुअल है, सबके अपने अपने चाबी ताले हैं, किसी को दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ऐसे यहाँ पर भी मान लेते हैं बहुत सारी दुकानें हैं इस तरीके, बहुत सारा मतलब बहुत सारी दुकानें, ठीक है। अब अगर ये सभी की सभी दुकानें एक ही जैसा सामान बेचती हैं, तो क्या आपको नहीं लगता इस इलाके का दाम ऑलमोस्ट फिक्स होगा? जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे अपने फोन पे जो है स्क्रीन गार्ड चढ़वाना है, तो स्क्रीन गार्ड चढ़वाने अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो मुझे पहले से पता है कि यहाँ पर मेरा स्क्रीन गार्ड 100% मिल जाएगा अगर मेरा फोन जो है वो आज के जमाने का फोन है। तो प्राइस भी उसका फिक्स होगा, यानी अगर एक 50 का बेच रहा है दूसरा भी 50 का बेचेगा। यानी ऐसे बाजारों में जहां पर प्राइस ऑलमोस्ट तय होता है, सब फिक्स होता है, सब एक जैसा सामान बेचते हैं, ऐसे बाजारों को परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोलते हैं। ये सब लिखवाऊंगा आपको, चिंता मत करो। ऐसे बाजार में जाने का कुछ बेसिक क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया कहें आप इसे ऐसे कहें, कुछ बेसिक रूल्स हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे गया है, क्या उसे पहले से पूरा ज्ञान होगा मार्केट का? उसे पता होगा कि यहाँ पर ये सामान जरूर मिलेगा और यहाँ पर ये सामान 50 रुपए का ही होगा या 40 का ही होगा या 100 का ही होगा। नमस्ते, ठीक है, समझ पा रहे हैं? और दूसरे नंबर पे ऐसी जो बेचने वाला उसे भी पता है कि यहाँ पे यार 50 का ही बिकेगा, 60 का बेचूंगा तो बिकेगा नहीं, 40 का बेचूंगा तो कुछ बचेगा नहीं, तो यानी दाम ऑलमोस्ट फिक्स है। दूसरे नंबर पे सबके सब बिल्कुल एक जैसा सामान बेच रहे होंगे। ये कुछ कंडीशंस होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की। इससे अलग होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। वो क्या है मैं आपको सही समय आने पे बताऊंगा। चलिए पहले मैं आपको उसके बारे में कुछ लिखवाता हूँ। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, गारंटी से ये आपको समझ आ जाएगा, लेकिन पेशेंस दिखाना होगा। मुझे कम से कम आधा एक घंटा आप देंगे अपने जीवन का, बदले में मैं आपको जिंदगी भर के लिए तैयार करा दूंगा, ठीक है। पहले मैं डेटा लिखता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहले जो बायर्स है वो है मैनी, बहुत सारे खरीदने वाले हैं। सोच के देखिए कितनी भीड़ होती है हमेशा सुपरमार्केट्स में। इसी तरीके जो बेचने वाले हैं वो भी बहुत सारे, कितनी सारी दुकानें होती हैं वहां पर। तीसरे नंबर पे जो सेलर्स है, सेल होमोजेनस प्रोडक्ट। होमोजेनस प्रोडक्ट का मतलब सेम प्रोडक्ट, यानी अगर स्क्रीन गार्ड है तो सब स्क्रीन गार्ड बेच रहे हैं। अगर मान लेते हैं वहां दुकान है बाजार में कोई सैमसंग के फोन की, सब सैमसंग के फोन की दुकानें हैं। और इसके बाद चौथे नंबर पे बायर एंड सेलर्स हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट। सोच के देखिए, आप आलू की मान लेते हैं मंडी में जाते हैं, तो वहां पर सब एक आलू ही आलू बेचे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे आलू है मान लो। और खरीदार पे और बेचने वाले पे दोनों पे पूरा ज्ञान है, तभी वो वहां पे पहुंचा है, वरना अपने घर के बाहर से ही खरीद लेता। ये 4 पॉइंट अगर आपको समझ आ चुके हैं तो मैं 5वें पॉइंट की तरफ चलता हूँ। प्रैक्टिकली ऐसी कोई मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। स्टूडियस एंड में समझ आएगा बेटा, अभी आपको जितना समझ आ रहा है बस उतना समझते रहो, एंड में आ जाएगा। 5वें नंबर पे जो अब एक छोटा सा आपको डिफरेंस समझाना चाहता हूं मैं यहाँ पर। एक शब्द होता है इंडस्ट्री, एक शब्द होता है फर्म। इंडस्ट्री क्या होती है? जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एजुकेशन सेक्टर या इंडस्ट्री भी आजकल है, कह सकते हैं आप इसे, इंश्योरेंस इंडस्ट्री। बेसिकली बहुत बड़े लेवल पे इस टर्म का इस्तेमाल करा था। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री है, ठीक है। फर्म होती है जैसे एक दुकान हो गई, या फिर एजुकेशन सेक्टर के लिए फर्म, फर्म की जगह आप स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग सेंटर्स, इन सबको मान सकते हैं, ठीक है। दोनों में आप फर्क समझ गए क्या है? यानी इंडस्ट्री होती है एक जनरल, जैसे कि एजुकेशन इंडस्ट्री हो गई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, ऑटोमोबाइल हो गई, ऑटोमोबाइल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर। इसके अंदर आप लिख सकते हैं मारुति सुजुकी हो गई, फोर्ड हो गई, टोयोटा हो गई। दोनों में फर्क आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब अगर आप बात करते हैं मुझसे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, इसे मुझे अलग से हाईलाइट कर देना चाहिए। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर दोस्तों, ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ही अभी चल रहा है। पॉइंट नंबर कौन सा है हमारा? 5वां। इंडस्ट्री fixes the prices based on market condition। मैं 4-5 बार बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, इट विल टेक सम टाइम, तो जल्दबाजी मत करिएगा। 6ठे नंबर पे फर्म्स हैव नो कंट्रोल ओवर द प्राइस। फर्म्स आर प्राइस टेकर्स, नॉट गिवर्स, ये आप ध्यान रखिए। 8वें नंबर पे यूनिफॉर्म प्राइजेस एग्जिस्ट इन द मार्केट। हाँ यहाँ बिल्कुल सही है, प्राइस होगा, सही करा आपने, करेक्ट करा दिया प्राइस। नॉर्मल प्रॉफिट इन द
लॉन्ग रन। इससे ज़्यादा डिटेल में शायद ये टॉपिक आपको कभी पढ़ाया जाएगा मेरे भी द्वारा या किसी के द्वारा, बिकॉज दिस इज द मैक्स जो हो सकता है। अगला पॉइंट अगले पेज पे लिखूंगा, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो अभी बस नोट करते चलिए कृपया। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, नहीं बना रहे तो चिल करें। जैसे आप नोट कर लें, आप डी या डन लिख सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। 10वां पॉइंट जो है, एज नंबर ऑफ सेलर्स इज लार्ज, द एंट्री एंड exit of firms is easy and free। या फ्री का मतलब फ्रीडम से है, या इजी से भी काम चल जाएगा। फ्रीडम ऑफ एग्जिट एंट्री भी आप इसे कह सकते हैं। एग्जांपल्स, नॉट एग्जैक्ट। एग्जांपल्स में वेजिटेबल मार्केट, व्हीट मार्केट, मिल्क मार्केट, फिश मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल, आप लिखें, आप लिखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको समझ आ रहा है, अच्छी बात है। फ्रूट्स मार्केट, राशन मार्केट भी हो सकती है इसमें, राशन लिख देता हूँ, राशन मार्केट। जनरल स्टोर भी आप इन्हें कह सकते हैं, बुक स्टोर्स भी कह सकते हैं, और भी कई सारी चीजें इसके अंदर आ सकती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी हो सकती है, बहुत कुछ, जितने आप लिख रहे हैं सारे से। नॉट एग्जैक्ट का मतलब आप समझ गए, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि वेजिटेबल में भी वैरायटी होती है, व्हीट में भी वैरायटी होती है, मिल्क में भी वैरायटी होती है, फिश में भी वैरायटी होती है, फ्रूट्स में भी वैरायटी होती है, राशन में भी कई चीजें आती है, किताबें भी कई तरीके की होती है, फॉरेक्स में भी बहुत कुछ होता है। तो एग्जैक्ट एग्जाम्पल एग्जिस्ट नहीं करते, बट लार्जली ये सारे एग्जाम्पल्स है। अब अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप पेन कॉपी छोड़ दीजिए और मुझे अपने तरीके से समझाने दीजिए। देखिए, इमेजिन करें एक ऐसा मोहल्ला जहां पर एक ही तरीके का फोन बिकता है पूरे बाजार में। मान लेते हैं बहुत ही बड़ा बाजार है, ये सामने लाइन से दुकानें खुली हुई हैं, इस तरीके आप इमेजिन करें, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं। और ये सबके सब क्या करते हैं जी, फोटो स्टेट करते हैं। सबका काम क्या है जी, फोटो स्टेट करना है। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा, ये सब फोटो स्टेट करते हैं। ये आपका कुछ इस तरीके की, ठीक है, सब जो है फोटो स्टेट की दुकानें। अब आप मुझे बताएं, अगर सबके सब लोग फोटो स्टेट करते हैं और आप यहाँ पे फोटो स्टेट कराने गए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर ऑलरेडी प्राइस बिल्कुल फिक्स होगा? यानी अगर इस इंसान ने 50 पैसे पर कॉपी लेनी है, तो ये भी 50 पैसे ही लेगा, ये भी 50 ही लेगा, ये भी 50 ही लेगा, ये भी 50 ही लेगा, ये भी 50। ये समझ गए ना यार, कितनी बार 50 बोलवाओगे? हाँ भैया समझ गया, ठीक है, सबके सब 50 लेंगे। अब ये 50 ही क्यों लेंगे, 60 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अगर ये 60 लेगा तो कोई इससे फोटो स्टेट नहीं कराएगा, वो जाके कह रहे भैया तुम तो लूट रहे हो यार, साथ वाला तो तुम्हारा जो है 50 में कर रहा है, तो दुकान नहीं चलेगी। लेकिन फिर ये 40 क्यों नहीं लेगा? क्योंकि 40 लेगा तो इसे कुछ बचेगा नहीं। यानी ऑलरेडी ऐसे इलाकों में जो मार्जिन होता है ना, बहुत ना के बराबर होता है, यानी मिनिमम होता है, सर्वाइव करने लायक मार्जिन होता है, और ऐसा हर जगह होता है। इसके कुछ एक्सेप्शन है, वो ओलिगोपोली में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए मान के चलते कि बहुत ही सारी दुकानें हैं, ये आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते, बट इन्हें खबर रहती है एक दूसरे की, तो मार्जिन जो है यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल सा होता है, नॉर्मल सा होता है, कम होता है। समझ गए? क्या बात को समझ पाए? यानी कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको लिखवाए थे उन्हें मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ एक एक करके। इसमें आप नॉर्मल के साथ यहाँ पर नॉमिनल भी कर सकते हैं। नॉमिनल प्रॉफिट होगा, नहीं 5-10% का प्रॉफिट होगा। समझ गए? जैसे एग्जांपल के तौर पे, मेरी एक फैक्ट्री मान लो बर्तनों की, ठीक है, मेरे बर्तनों में मान लेते हैं मैं स्पून्स बनाता हूँ, तो क्या मैं अकेला होऊंगा अपने शहर में जो चम्मच बनाता है? नहीं, बहुत सारे होंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल टाउन है वो, तो बहुत सारे होंगे। तो क्या जो मार्केट में खरीदने वाले लोग हैं, उन्हें ऑलरेडी पता होगा कि ये मान लेते हैं 50 लोग चम्मच बनाते हैं, तो आज का रेट चम्मच का फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए होना चाहिए, तो उन्हें ऑलरेडी पता है। तो अगर मैं उन्हें 2 रुपए 10 पैसे का बेचूंगा तो खरीदेंगे नहीं, वो साफ कह देंगे भैया मुझे नहीं चाहिए। और क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इतना कंपटीशन है, तो मैंने अपना मार्जिन पहले ही बहुत थोड़ा सा रखा होगा। अगर मैं खुद ही जो है महंगा बेचूंगा तो मेरी दुकान नहीं चलेगी। तो इसलिए ऐसे इलाकों में नॉमिनल प्रॉफिट होता है या नॉर्मल प्रॉफिट होता है, थोड़ा सा ही प्रॉफिट होता है। समझ गए? सभी लोग एग्जैक्टली सेम काम कर रहे हैं, सबका काम एग्जैक्टली सेम है, सबके सब फोटो स्टेट करते हैं A4 साइज पे, 50 पैसे लेते हैं हर कॉपी के। आने वाले भी बहुत लोग हैं, जाने वाले भी बहुत लोग हैं, यानी बहुत लोग आते हैं दिन भर में। तो पॉइंट्स को एक बार देखते हैं। बायर जो है बहुत सारे हैं, समझ गए। सेलर जो है बहुत सारे हैं, समझ गए, ठीक है जी। और सेलर जो है सेम सामान बेचते हैं, ये भी आप समझ गए।
सेलर और बायर को कंप्लीट नॉलेज है काम की, ये भी आप समझ लें। आगे चलते हैं। इंडस्ट्री फिक्सेस द प्राइस, इस लाइन का मतलब आपको भी समझाऊंगा। देखो सुनो, अगर मार्केट में जो फोटोस्टेट की मशीनों में इंक डलती है अगर वही महंगी हो गई, मान लेते हैं वो चाइना से आती थी, तो क्या आपको नहीं लगता ये भी 55 कर देगा, तो ये भी 55 कर देगा, ये भी 55 कर देगा, सभी 55 कर देंगे, क्योंकि इनकी मजबूरी हो गई ना, तो क्या ही कर सकते हैं। या फिर मान लेते हैं मार्केट में काम ही नहीं है, तो अब इन्हें घर चलाने के लिए महंगा ही बेचना पड़ेगा। सोचो जरा, भाई क्या कर सकते हैं जी, लोग आ ही नहीं रहे तो अपना मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ऑटो वाला कहता है कि भैया मैं जाऊंगा तो वहां से तो सवारी नहीं मिलेगी, तो मैं जाते हुए एक्स्ट्रा पैसा लूंगा, क्योंकि उसे पता है मजबूरी है उसकी, क्या ही करेगा अगला, उसे खाली आना पड़ेगा वहां से। तो मजबूरी होगी, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा। यानी मैं चम्मच जो बेचने गया था 2 की जगह, भले ही उस दिन 2 रुपए 10 पैसे का नहीं बिका, बट अगर 2 महीने के बाद रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो मेरा चम्मच 2 रुपए 20 पैसे का भी बिकेगा, बिकॉज सभी का 2 रुपए 20 पैसे का बिक रहा होगा। प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ भैया, किताब की भाषा में नहीं समझाता, क्योंकि किताब में जो लिखा वो है बहुत ही पेचीदा, फालतू शब्द उसमें ज्यादा लिखे हैं, उसे समझना मुश्किल काम है। मैं सरल भाषा में समझा रहा हूँ, समझ गए जी। यानी एक दुकानदार प्राइस को फिक्स नहीं कर सकता, उस फर्म उस दुकान के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, बट इंडस्ट्री यानी जो मार्केट फोर्सेस है उनके कंट्रोल में सब कुछ है। ये 5 और 6 पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। तो फर्म्स जो है वो प्राइस टेकर है। टेकर का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मैं प्राइस बता नहीं सकता, मैं नहीं बताऊंगा 2 रुपए का है, 2 रुपए 10 पैसे का है। मेरी बेसिक कैलकुलेशन होगी, रॉ मटेरियल वगैरह लगा के मुझे चम्मच पड़ा 1 रुपए 90 पैसे का, अपने 10 पैसे मार्जिन के जोड़ूंगा और बाजार में बेच दूंगा। यानी मैं प्राइस टेकर हूँ, मुझे जो आगे से प्राइस मिलेगा उसमें अपना मार्जिन चिपकाऊंगा और बेच दूंगा। अधिकतर सप्लायर यही करते हैं। मार्केट में जितने सप्लायर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, उन्हें 200 की चीज मिलती है 250 की बेच देते हैं, 250 की मिलती है 300 की बेच देते हैं, 150 की मिलती है 200 की बेच देते हैं, अपना 50 का नोट उसके अंदर वो रखते हैं, या कुछ सर्टेन परसेंटेज वो लोग रखते हैं। ये भी लाइन आप समझ गए। यूनिफॉर्म प्राइस एग्जिस्ट, ये भी मैंने आपको समझा दिया। नॉमिनल प्रॉफिट भी मैंने आपको समझा दिया। आगे चलते हैं। एज नंबर ऑफ सेलर्स इज लार्ज, द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स इज इजी। ये ध्यान से समझ लो, इतनी सारी दुकानें हैं, अगर इनमें से एक दुकान वाला छुट्टी पे चला गया तो क्या बाकी सबके दाम पे, काम पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे हैं, ना ही ग्राहक को महसूस होगा और ना ही आपका जो है बनाने वालों को महसूस होगा। यानी यहाँ पे एंट्री और एग्जिट बहुत ईजी है। मान लेते किसी एक और ने दुकान खोल ली, तो क्या वो भी ईजी है? सोच के देखिए जरा। बिल्कुल, एक और खुल गई, क्या फर्क पड़ता है? जैसे सब्जी मंडी में एक और ठेला किसने लगा लिया, कोई बात नहीं, तू भी लगा ले, क्या दिक्कत की बात है? ठीक है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। आगे चलते हैं। एग्जांपल्स मैंने आपको समझा ही दिए सारे के सारे। क्या आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में पूरा ज्ञान हो चुका है? ये थ्योरी है तो इसमें कुछ कमियां हैं। जैसे कि एक्चुअली अगर एक 100 दुकानें हैं भी तो 101 भी दुकान को ये 100 लोग मिलके कभी नहीं खुलने देते प्रैक्टिकली। जो सब्जी मार्केट का एग्जांपल दिया, वहाँ पे फाइट हो जाती है, हाथापाई हो जाती है, अगर कोई किसी और की जगह पे अपना ठेला खड़ा कर दे, क्योंकि मार्केट बहुत पेचीदा जगह है, वहाँ पर हर इंसान को अपना घर चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन थ्योरी में हम ऐसा नहीं मानते, थ्योरी थोड़ी सी सिंपल चलती है। ठीक है, मिल्क मार्केट कैसे, बस दो, हाँ देखो, मिल्क मार्केट के केस में मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पैकेट वाला मिल्क नहीं मिलता, जहाँ पर खुला हुआ दूध मिलता है। हर गली में एक एक दो दो डेयरी है, और वहां पर पूरे आपके इलाके का रेट फिक्स है कि 50 रुपए किलो दूध है, तो सब 50 रुपए किलो ही बेच रहे हैं। मैं अमूल वाला केस नहीं मान के चल रहा, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप किसी गांव से या किसी छोटे शहर से, जहाँ पे अमूल, मदर डेयरी, ये सरस, ये नंदिनी, ये सब नहीं है बिल्कुल भी। आप मान के चलिए वहां पर छोटी छोटी दुकानें हैं, वो सब दूध जो है बेच रहे हैं खुला। ठीक है, 65 रुपए है दूध भाई, गजब। आगे चलते हैं जी। अच्छा, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। यहाँ तक आप बात पूरे तरीके से समझ चुके हैं, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? अब एक इंपॉर्टेंट बात, इसी के अंदर मैं एक दो पॉइंट और ऐड करूंगा। कितने पॉइंट हो गए हैं जी? ये 11वां कर दो, इसे 12वां कर देते हैं। एज प्रोडक्ट्स आर होमोजेनस, बिल्कुल लो सेलिंग कॉस्ट। 11 होगा, मैं देख लेता हूँ 11 होगा, जो भी होगा देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑन एडवर्टाइजमेंट। मुझे बताओ, अगर सभी लोग फोटो स्टेट कर रहे हैं तो मैं अलग से एलईडी बोर्ड लगवा के उस पर लिख दूं मैं भी फोटो स्टेट करके 50 पैसे लूंगा, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी ले रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? यानी ऐसे मार्केट्स में ऐड करने का कोई फायदा नहीं है। थोड़ी बहुत ऐड करी जाती है एक्चुअल में, बट थ्योरी कहती है ऐड नहीं करी जाती। वो थोड़ी बहुत ऐड इसलिए करी जाती है बिकॉज एक्चुअली होमोजेनियस सामान नहीं होता, एक्चुअली नहीं होता होमोजेनियस सामान। हर इंसान अपना कुछ यूनिक सेलिंग प्राइस उसमें डालने की, यूएसपी डालने की कोशिश करता है कि मेरे पास लैपटॉप की भी रिपेयरिंग हो जाएगी, मैं हाई एंड फोन्स भी रखता हूँ, स्क्रीन गार्ड के साथ मेरे पास जो है स्पीकर भी हैं। तो मतलब हर इंसान कुछ अलग रखने की कोशिश करता है, बट थ्योरेटिकली अगर सब लोग सेम सामान बेच रहे हैं तो ऐड करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो थी पहली मार्केट, अब दूसरी मार्केट पढ़ा रहा हूं, मोनोपोली। मोनोपोली
मोनो का मतलब होता है वन, पॉली का मतलब होता है सेलर। जी बताएं स्टूडियस, देखिए आराम से समझिए। मोनो का जो मतलब होता है वो होता है वन। लास्ट पॉइंट नहीं है आपको समझ? अगर सभी लोग सेम सामान बेच रहे हैं स्टूडियस, तो क्या ऐड करने की नीड है? यानी अगर सभी लोग सेम फोटो स्टेट सेम प्राइस पे कर रहे हैं तो ऐड करने हैं मतलब पैसे खराब करना है, बस इसका ये मतलब है, लो सेलिंग कॉस्ट होगी। मोनो का मतलब वन होता है, पॉली का मतलब होता है सेलर, और सोनी का मतलब जो है वो होता है बायर। ये मोनो सोनी में पढ़ाऊंगा, लेकिन नोट एक ही साथ कर लेना, ये काम की बात है, आराम से समझते हैं। मोनोपोली यानी जो सेलर है वो कितने होंगे? सेलर सेलर होगा एक, मैं ही हूं जो हूं। जो बायर है वो कितने होंगे? बायर्स होंगे मैनी, बहुत सारे खरीदने वाले होंगे, ठीक है जी। और जो प्रोडक्ट है वो होगा कैसा? विद नो सब्सटीट्यूट। एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, कोई उसका सब्सटीट्यूट नहीं होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ यूनिक, एंटीक, डिफरेंट, जो भी कहना चाहें, ठीक है। यहां तक आप समझ गए? ऐसी मार्केट में इंडस्ट्री जो है वही फर्म है, वही फर्म है। वो भी आप सही कह रहे हैं, बट यहाँ पर मतलब जो पॉली शब्द है वो सेलर के लिए एसोसिएट करा जाता है। अभी वो सही कह रहे हैं, वो पॉलीगैमी है जैसे, या पॉलीक्रोमैटिक है, वो आप सही कह रहे हैं, बट यहाँ पर पॉली जो है सेलर से एसोसिएट है, यानी इंडस्ट्री ही फर्म है। अगर मैं रेलवेज की बात करता हूँ तो वही रेलवे है जो इंडस्ट्री है, वही फर्म है क्योंकि वही सप्लाई भी दे रही है। यानी क्या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, फर्म्स आर प्राइस मेकर्स, यानी प्राइस डिसाइडर्स। अब आपको पहले वाला आराम से आगे ना समझिए, देख लेना, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। पहले वाले में ज्यादा टाइम लगता है, फिर अब आराम से आप चीजों को अपने हाथ से निकाल सकते हैं। स्टूडियस कौन से वाला आप नहीं समझे? मैंने कब समझाया? मैंने तो समझाया ही नहीं अभी, मैं तो लिख रहा हूँ बैठ के अभी, है ना। आगे चले। सेलर एक है, खरीदने वाले कई सारे हैं, प्रोडक्ट में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट का मतलब ऑल्टरनेटिव, यानी अगर ए नहीं तो बी सही, बी नहीं तो सी सही, यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यूनिक होना चाहिए पूरे तरीके, तभी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इंडस्ट्री और फर्म एक ही है, और प्राइस जो है वो फर्म्स अपने आप में डिसाइड करती है। इसके भी पहले नोट्स बनवाऊंगा, फिर एग्जाम्पल दूंगा, फिर इसे समझाऊंगा, फिर अगले पे चलूंगा। अगले नंबर पे आता है जी, मोनोपोली चल रहा है अभी आपका, मोनोपोली वेरी हाई, कोई बात नहीं बेटा, चांसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगर तुम एक प्राइवेट कंपनी हो और तुम मोनोपोली में हो, अगर तुमने फिर भी नहीं लूटा जनता को, तो क्या तुमने खा के लूटा किसी को? अरे भाई लूटो, क्यों नहीं? क्योंकि 4 दिन बाद कोई और कंपनी सेम बन के बैठ जाएगी। ये सोच होती है कंपनी के मालिक की, मेरी नहीं, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म इज वेरी टफ, या फिर मैं कह सकता हूँ रेस्ट्रिक्टेड। मजाक थोड़ी है, रेलवे है, बिजली घर है आपके इलाके का, ये सब मोनोपोली है। ये थोड़ी अपनी ट्रेन चालू कर दी, ऐसा थोड़ी कर सकते हो। यानी वो अगर एक रेलवे है तो वही रेलवे है, अगर बिजली घर एक है तो एक ही है। ऐसा नहीं कि बिजली महंगी आ रही है तो आपने मोहल्ले को बिजली सप्लाई करना चालू कर दी, ऐसा नहीं हो सकता। कमर्शियल बेसिस पे तो एटलीस्ट ऐसा नहीं हो सकता। अब क्योंकि मोनोपोली है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जीरो कॉम्पिटिशन, यानी नो कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट। समझ पा रहे हैं? अगले पेज पे चलते हैं, पहले आप इसे नोट करिए, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स लिखवाता हूँ, या यहीं पे एग्जांपल लिखता हूँ। एग्जांपल्स रेलवेज और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, लोकेलिटी। एयरवेज नहीं आएगा, नहीं, वो उसमें मल्टीपल कंपनीज होती हैं। वाटर सप्लाई, यस वाटर सप्लाई। ट्राई करो यार, गलत होगा तो मैं बैठा हूँ ना, क्यों घबराते हो? कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा फिर अगर अभी भी गैस नहीं करेंगे? कोई अंदाजा? बिल्कुल शुभम, वही होता है हर बार। मेट्रो कह सकते हैं, मैंने रेलवे में ऐड कर दिया उसे। और सोचो सोचो, iOS, ठीक है बहुत बढ़िया, iOS हो सकता है, iOS, ये एप्पल वाला है, बहुत बढ़िया। एलपीजी, एलपीजी नहीं होगा, एलपीजी में एक्चुअली ऑप्शंस होते हैं आपका, जैसे एचपी हो गया, हिंदुस्तान हो गया, कई सारे आते हैं, इंडियन हो गया। इंडियन आर्मी हो सकता है, बट वो मार्केट नहीं है तो काउंट नहीं करूंगा। बताओ एक, चलो एक और बताओ, कोई दिमाग लगाओ, एक सिंगल बता दो, फिर मैं आगे चलता हूँ। एक तो जानूंगा। इसरो हो सकता है, इसरो ले सकते हैं भारत के लिए। इसरो हो गया, या ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई। गूगल का ऑल्टरनेट है याहू है, और एक कोई ब्रेव करके भी आजकल आ रहा है। चलो ये एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ, डीआरडीओ को भी आप ले सकते हैं वैसे। इसरो नहीं है, मुझे बताएं इसरो क्यों नहीं है?
व्हाट्सएप इन फॉरेन कंट्री अदर इलेक्ट्रिक कंपनी तो होता है। अभी आपको शांतनु समझाता हूँ उसमें। मार्केट नहीं है, नहीं अगर उसे मार्केट के तरीके लेते हैं तो, अरे नहीं 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 समझे नहीं, देखो इसरो को मार्केट में ले सकता हूँ डीआरडीओ के लिए या फिर डिफेंस के लिए या फिर गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट इन्हें पे करती है, बदले में उन्हें सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कि एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई एम्प्लॉयर नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, बट फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एम्प्लॉयर है, बिकॉज यू विल बी द एम्प्लॉइज। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन तो इसे हटा सकते हैं, ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है, तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लेके जा रहे हैं, ठीक है, इसे हटा देते हैं, ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं, ये सब तो आपको समझ आ गया। अब चलते हैं जी आगे, एग्जांपल्स लेता हूं। देखो मुझे बताओ, अगर आपके इलाके में टाटा की बिजली आ रही है और दिल्ली में बिजली आ रही है मान लेते हैं बिरला की, और आप टाटा से नाराज हैं, तो क्या आप टाटा की जगह बाटा कंपनी की लगवा सकते हैं बिजली, या दिल्ली से तार मंगवा सकते हैं कि बिरला साहब मुझे तो बिजली चाहिए ही चाहिए? नहीं कर सकते, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आप जो है विद्रो कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अर्जी लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने आप ऐसे आप चेंज नहीं कर सकते। यानी आपके लिए जो सप्लायर है वो सेम, अरे भाई बाटा तो चप्पल होती है, ओहो हो, जोक मुझे समझाना पड़ेगा, दिस वाज अ जोक, ये चुटकुला है, इससे हंसी आती है, ओके ठीक है बेटा। आगे चले, टाटा अगर नहीं होगा तो उसकी जगह बिरला से ले सकते हो, ठीक है, समझ पा रहे हैं? अरे नादान बालको, ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को आप? यानी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसी तरीके अगर आप रेलवेज की बात करते हैं, तो रेलवे के ऐसे तो ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि रेलवे नहीं तो बस से चले जाऊंगा, सोचो बस से जा सकते हो, कार से चले जाऊंगा बस नहीं होगी तो, अरे पैदल चले जाऊंगा। बट इंडियन रेलवे का कोई और रेलवे ऑप्शन है क्या? यानी रेल से ही जाना है, लेकिन इंडियन से नहीं जाना, चाइनीज रेलवे से जाना है मुझे तो, या पर्सनल रेलवे से जाना है, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। या ऐसा कर सकते हो कि ये ट्रेन की पटरियां जा रही है, ट्रेन तो बहुत ही लेट हो जाती है, मैं इसके साथ एक काम करता हूँ, अपनी भी पटरियां बनाऊंगा, मैं चलाऊंगा ट्रेन, आप पे चाहे कितना भी पैसा हो आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या पता आज से 10 साल बाद ये कहानी बदल जाए प्राइवेटाइजेशन के बाद, लेकिन अभी तक तो कुछ किस्मती है ऐसा नहीं है, तो बात की बाद में देखते हैं जी जो होगा। अभी तक तो रेलवे जो है पूरे तरीके मोनोपोली है, ऑलमोस्ट पूरे तरीके मोनोपोली है, ठीक है। ये अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, हेलीकॉप्टर हो गया या एरोप्लेन हो गया, एयरवेज हो गए, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बट सेम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या आपके पास कोई ऑप्शन है? यानी मुझे ट्रेन से ही जाना है, तो क्या कोई अंबानी जी की अलग से ट्रेन चल रही है अपने देश में अभी, या अडानी जी की चल रही है? नहीं चल रही। तो इसका मतलब ट्रेन के अंदर आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है इंडियन रेलवे। समझ पा रहे हैं? इसी तरीके आप बहुत सारे एग्जांपल्स को मान सकते हो। पानी आपके घर के पास मान लेते आ रहा है, अब पानी आपके घर के पास आ रहा है हिंडन का, आप रहते हैं गाजियाबाद में, गाजियाबाद में मान लेते हैं आप रहते हैं शालीमार गार्डन में, अब आप बड़े दुखी हैं उसके पानी से। कोई है आप में से गाजियाबाद शालीमार गार्डन साइड का? नहीं है, कोई बात नहीं, जो अगर वहां से होगा बाद में रिकॉर्डिंग दे, वहां का पानी थोड़ा साफ नहीं आता, ठीक है। तो वहां का हिंडन का जो पानी है बहुत ज्यादा साफ नहीं है, ठीक है, मतलब वहां का पानी बहुत नमकीन होगा, और इतना ज्यादा नमकीन है कि वहां पे जो मतलब डिवाइसेस है वो भी खराब हो जाते हैं। कूलर अगर आप यूज करेंगे तो 1 डेढ़ 2 साल के बाद कूलर का बेस जो है पूरे तरीके खराब हो जाएगा। कूलर को उठाएंगे तो कूलर के जैसे 3 विंडो होती है तो 4 विंडो बन जाएगी, एक विंडो नीचे भी उसकी बन जाएगी, क्योंकि उसका जो बेस है वो पूरे तरीके कोरोड होकर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे लगता है हिंडन का पानी साफ नहीं है, और मुझे अब चाहिए लंदन से पानी। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं मोदी जी को अर्जी लिख सकता हूँ कि सर जी प्लीज कुछ देख लो? अरे प्लीज, नहीं लिख सकता। क्या मैं कह सकता हूँ मुझे तो गंगा तेरा पानी अमृत, मुझे गंगा का ही पानी चाहिए? मैं खुद वहां जाके रह सकता हूँ, बट मैं वहां से पानी नहीं मंगवा सकता, है ना, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि मैं अपनी पाइपलाइन बिछवा लूँ। समझ पा रहे हैं? पूरे तरीके से समझ पा रहे हैं? हिंडन एक रिवर है, दीज आर रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो जल बोर्ड है वही रहेगा हमारे आसपास का, हम उसे भी चेंज नहीं कर सकते। क्या मोनोपोली आप समझ गए? तो मैंने आपको कई सारी चीजें समझा दी है, ये पूरा समझा दिया। फर्म अपने हिसाब से प्राइस को फिक्स करेगी। बिजली का दाम अभी 8 रुपए है, कल 9 हो जाएगा, क्या दिक्कत की बात है? परसों 10 हो जाएगा, दे देंगे। 11 हो जाएगा, फिर भी दे देंगे। 50 हो जाएगा, रो देंगे, क्या दिक्कत की बात है? ये आप समझ गए? इंडस्ट्री ही फर्म है, यानी सेम ही बात है। फर्म प्राइस मेकर है, ये अपने हिसाब से फिक्स करती है। डिस्क्रिमिनेशन के अच्छे खासे चांसेस है, इस वजह से सरकार क्या दिमाग लगाती है कि अधिकतर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो मोनोपोली वाली चीजें हैं, वो सरकार अपने कंट्रोल में रखती है। सोलर पैनल को भी आप इसमें सोच सकते हैं वैसे तो। समझ पा रहे हैं? जी हाँ, कम है जोरावर, और अच्छी बात है कम है, बिकॉज जिस दिन प्राइवेट सेक्टर के हाथ में मोनोपोली चली गई, वो जो दाम चाहे वो मांगेगा, आपको देना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। प्राइवेट कंपनी का जो मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना होता है, सरकार का जो मेन काम होता है सर्विस देना होता है, जिस वजह से मोनोपोली हमेशा सरकार के हाथ में रहनी चाहिए, ठीक है। कोई कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता, सेम बात दोबारा लिखी गई। आगे चलते हैं, समझ गए? अधिकतर केसेस में कई सारी कंपनीज प्राइवेट करते हैं, जैसे टाटा है, टाटा की जो बिजली है, टाटा भी एक प्राइवेट कंपनी है, बट लार्जली सरकार का कोशिश होती है कि या तो हम अपने कंट्रोल में रखें, या फिर हम एक ऐसी बॉन्ड उनसे साइन करें कि वो अननेसेसरी प्राइस को ना बढ़ा पाए। ऐसा मानना है, कई जगह ऐसा नहीं भी होता, बट ऐसा मानना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? आगे चले दोस्तों, अब बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट की। मोनो, पहले ओलिगोपोली पढ़ाते हैं, चलो। ओलिगोपोली,
ओलिगोपोली, ओलिगो का मतलब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि भेदभाव करा जाएगा आपके आपके साथ प्राइस को लेके। रुकिए जरा, हाँ, भेदभाव नहीं करा जाएगा। सोच के देखिए, अगर मेरी ही कंपनी है तो मैं कहूंगा कि यार तुम्हारे लिए तो ज्यादा है, तुम्हारे लिए कम है। रीजन क्या है? तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी। चाहे तो कंपनी ऐसा कर सकती है, सरकारी कंपनी है तो ऐसा करेगी नहीं, बट अगर कोई प्राइवेट कंपनी है वो तो कर सकती है, कुछ भी अपने पास से कोटा सेट कर सकती है, कुछ भी रूल्स सेट कर सकती है, कुछ भी कहानी कर सकती है ना। जैसे कह देगी कि 1 यूनिट तक तो आपकी बिजली 1 रुपए की है, 1 यूनिट से ज्यादा है तो आपकी बिजली 10 रुपए की है, सभी का एक से ज्यादा है। जैसे आजकल फर्जी बना करते हैं ऐप वाले कि 50% ऑफ अप टू ₹10। क्या है भाई, मजाक है क्या? और अप टू ₹10 इतना छोटा सा लिखेंगे और 50% ऑफ इतना बड़ा लिखेंगे, भाई 20 रुपए का तो बिल आएगा ही आएगा। ये ऐसा हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ। ओलिगोपोली की खैर हम बात करते हैं। ओलिगो शब्द का मतलब होता है फ्यू, और पोली का मतलब यहाँ पर सेलर है। यानी ओलिगोपोली के केस में क्या होता है, जो सेलर्स हैं वो हैं मैनी नहीं, सेलर है फ्यू। और जो फ्यू सेलर हैं ये कैसे हैं जी? बिग सेलर्स। और जो बायर्स हैं ये है मैनी। एग्जाम्पल देता हूं पहले, उसके बाद बाकी बातें लिखूंगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गाड़ियों की जो कंपनियां हैं वो देश में 5 या 7 हैं, बहुत हुई तो 10 होंगी। खरीदने वाले करोड़ों हैं, है ना। सपने देखने वाले और करोड़ों हैं। हम जैसे आप जैसे जो सोच रहे हैं कि अरे यार कल तो एक मारुति 800 ले ही लूंगा, आज नहीं ले पा रहे कल ले लेंगे, कोई बात नहीं, सपने संजोए जा रहे हैं, है ना। यानी सेलर तो कुछ हैं, खरीदने वाले बहुत ही सारे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टेलीकॉम यानी मोबाइल के जो सिम आते हैं, सिम गिने चुने आते हैं 4-5-6 कंपनीज के, और खरीदने वाले सोचो कितने सारे हैं। यानी एयरटेल आता है, जियो आता है, वोडाफोन आइडिया आता है, एक दो कोई और आते होंगे, और बाकी कोई है ही नहीं बेचने वाला सिम। खरीदने वाले बहुत ही सारे हैं। समझ पा रहे हैं बात को? इसी तरीके एयरलाइन, हवाई जहाज में बैठना है आपको, बैठने वाले तो लाखों हैं, बैठाने वाले 5-7 कंपनियां हैं। जेट एयरवेज होगी, जेट मतलब इस तरीके की 5-7 कंपनियां होंगी। इंडिगो हो सकती है, एयर इंडिया हो सकती है, स्पाइस जेट हो सकती है, 5-7-10 कंपनियां होंगी, ठीक है। इसी तरीके ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हिमांशु ने लिखा, यानी आप इंडेन है या फिर आपका एचपी है, इस तरीके की 4-5 कंपनियां होंगी। समझ पा रहे हैं बात को पूरे तरीके? टेलीकॉम इसके अंदर आ सकता है। क्या आप सभी को सारी बातें समझ आ रही हैं? टीवी की जो ब्रांड्स हैं, टीवी बताओ कितने गिने चुने हैं ब्रांड्स के आते हैं आजकल, तो चलो फिर भी एमआई वगैरह आ गए हैं, 2-4-5 आ गई हैं। आज से 5-7 साल पहले सिर्फ सोनी, सैमसंग, एलजी, वीडियोकॉन और एक दो कोई आते हो तो आते हैं। आजकल फिर भी थोड़ी वैरायटी हो गई है, लेकिन गिनी चुनी आज भी 10-12 से ऊपर नहीं होंगी, खरीदने वाले लाखों हैं। मोबाइल फोन्स में देखो गिने चुने हैं, ओप्पो, वीवो, ये और वो, 5-7-10 कंपनी, खरीदने वाले लाखों। स्टील इंडस्ट्री में गिने चुने बेचने वाले हैं, खरीदने वाले बहुत सारे। क्या आपको पूरा पर्सपेक्टिव मिल गया इसका? अब मैं डेटा लिखता हूँ। सेलर्स जो है वो कुछ ही हैं, बायर्स जो है मैनी है। अब इसके सबसे पहले लिखता हूँ फर्म्स के बारे में। फर्म्स जो है वो है हाईली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। भले ही ये कंपटीशन में है, भले ही आपस में बात नहीं करती हैं, बट फिर भी ये उठने के बाद सबसे पहले दूसरे की कंपनी का हालचाल जानने की कोशिश करती है। अच्छा, जियो ने जो है 249 का प्लान निकाल दिया, हम भी 249 का करें। ऐसे ही होता है, सच में ऐसे ही होता है। जियो ने भैया कुछ करा ना करा हो, आप लोगों का बहुत भला करा है, आपको दुआ देनी चाहिए जियो को, कभी नेटवर्क आए या ना आए। आज से 5-7 साल पहले बहुत महंगा प्लान होता था, 1 GB डेटा 200 रुपये में आता था। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो उनकी मतलब लॉटरी खुल गई है, वरना सोचिए ऑनलाइन एजुकेशन आपके लिए पॉसिबल ही ना होती, वरना बहुत खर्चा होता आपका। सोच के देखिए ना, 250 रुपये में आपको पूरे महीने 1.5 GB डेटा मिलता है, मतलब बहुत ही सस्ता है, लिटरली वेरी चीप, बहुत चीप है। उसके बाद भी वो मर मर के तो चलता ही रहता है, यानी पूरा बंद नहीं होता। फिर भी जैसे तैसे रेंगते हुए 12 तो बजा ही देता है आपके, है ना, कि चलो ठीक है, धीरे धीरे कोई बात नहीं, 144p पे यूट्यूब की वीडियो देख लेंगे, देखेंगे तब भी, ये नहीं कि पढ़ ले, आराम आराम से देख लेंगे, कोई बात नहीं, है ना। तो फर्म्स हाईली इंटरडिपेंडेंट होती है, यानी एक दूसरे के ऊपर ट्रैक रखती हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सब्सटीट्यूट्स वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ सकती है यहाँ पे, ठीक है। लिख देता हूँ, एज प्राइस चेंज इन या बाय वन फर्म अफेक्ट्स द आउटपुट या फिर डिमांड या प्राइस, जैसा भी कहना चाहें, ऑफ अदर फर्म्स। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? सेलर कुछ ही हैं और बायर बहुत सारे हैं, फर्म्स एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। आगे चलें। प्राइस चेंज या चेंजेस आर नॉट फ्रीक्वेंट ड्यू टू हाई मेन्यू कॉस्ट।
यानी प्राइस आसानी से चेंज नहीं होगा, प्राइस रिजिड है। अब आपके मन में आ रहा होगा मेन्यू कॉस्ट क्या होती है, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, मेन्यू होता है ए या मीनू होता है बी? मेन्यू या मीनू, दोनों नहीं होते, मेन्यू बोलते हैं जनरली इसे। समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, प्राइस चेंजेस आर नॉट फ्रीक्वेंट ड्यू टू हाई मेन्यू कॉस्ट। मेन्यू कॉस्ट क्या होती है? आपको, अगर आप कोई प्लान 249 का लॉन्च कर देते हैं, तो क्या पूरी दुनिया को शोर मचा के बताना होता है कि 249 का मेरा तो प्लान है 1.5 GB पर डे? तभी तो वो आपसे नहीं बताना होता। अरे नहीं बताओगे, कंपनी बंद कराओगे तुम लोग। अरे जियो ने बताया नहीं सबको कि मुफ्त में बांट रहा हूँ मैं तो सब कुछ। उसके बाद एयरटेल ने चीख चीख कर अनाउंस करा कि मत जाओ मेरे दोस्तों, मैं इतने में दे दूंगा तुम्हें डेटा। अगर यहाँ से 249 से चेंज करके 255 पे इसे ले जाते हैं सेम प्लान को, तो क्या इन्हें सबको फिर से अनाउंस करके बताना होगा? यानी फिर से, जैसे दुकानों पे आपने देखा होगा ऐसे पर्चे छपते हैं जिसके ऊपर पूरा लिखा होता है कि हमारे प्लान तो इतने के हैं। ऐसी सोचो, लाखों दुकानें हैं देश में, हर एक दुकान पे देखिए, प्रैक्टिकली समझिए, हर रिचार्ज की शॉप पे ऐसे पर्चे लगे होते हैं, है ना, इन जनरल तो लगे होते हैं। तो वहां तक खबर पहुंचानी होगी, टीवी में ऐड आएगी, हो सकता है यूट्यूब पे ऐड आए। यानी वो जो खर्चे होते हैं वो मेन्यू कॉस्ट के नाम से जाने जाते हैं। अब सोचो, जो 5-6 रुपए एक्स्ट्रा बचे, उससे मैं कहूँ 2-4 करोड़ रुपए आ भी गए एक्स्ट्रा, उसमें से बहुत सारा खर्चा इधर ही हो गया। तो सोच के देखिए, ये तो लॉस हो गया। यानी कंपनी की यार बिना बात बुराई भी ले ली, कुछ कंज्यूमर्स भी खो दिए, क्योंकि अब लोग नाराज होकर दूसरी कंपनी पे चले जाएंगे, और बदले में कुछ खास हासिल भी नहीं हुआ। तो प्राइस चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होंगे, यानी आपको प्राइस चेंज 2-4 महीने में एक बार देखने को मिलेगा। जैसे सब्जी मार्केट की तरह नहीं होगा कि कल तो आलू 20 रुपए किलो थे, आज आलू 25 रुपए किलो है, कि भैया आज तो आलू महंगा है। क्या वही आलू कल भी पड़ा था? चश्मा पहन के वही आलू कल भी वहां बैठा था, वही आलू आज भी बैठा, वो पहचान गया, आलू ने हाथ भी मिला लिया मुझसे। लेकिन वो अगला कह देगा जी अरे भैया कल तो महंगा, क्योंकि उसे जुबानी रेट बताना है ना, यहाँ पर उसे एक्चुअली प्रमोशन एक्सेट्रा के लिए खर्चा करना है। तो यहाँ पर वो ऐसा काम नहीं कर सकता। क्या मेन्यू कॉस्ट और प्राइस चेंज का मतलब आपको समझ आ गया? ये लिखा रहने देता हूँ, छोटा छोटा आपके रिवीजन में काम आएगा। कभी कभार क्या होता है कि ये कंपनीज आपस में बात कर लेती है, यानी ए कंपनी, बी कंपनी और सी कंपनी और डी कंपनी और ई कंपनी, ये 5 ही कंपनीज हैं जो मार्केट में हैं, जो कोई पर्टिकुलर चीज प्रोवाइड करती है। तो क्या ये ओलिगोपोली हो गई? जी। ये सब जो है आपको मार्केट में सिम प्रोवाइड करती हैं और आपके फ़ोन में रिचार्ज कराने का इनका काम है। ये कहते हैं अरे यार, हम ऐसे ही लड़ रहे हैं आपस में, आओ दोस्ती करते हैं, आओ हाथ मिला लेते हैं, जियो, तुम भी जियो और हमें भी जीने दो। यानी एक काम करते हैं, सभी लोग क्या करते हैं, एक साथ अपना प्लान फिक्स कर लेते हैं 249 रुपीज़ पर 28 डेज में, और सर्विस में देंगे इन्हें 1.5 GB पर डे, और साथ में दे देंगे इन्हें फ्री वॉइस कॉल, और फालतू 1-2 चीज़ें चिपका देंगे जो इन्हें नहीं भी चाहिए, फिर भी ज़बरदस्ती दे देंगे, इंश्योरेंस विंश्योरेंस कुछ भी दे देंगे इन्हें, जिनका इन्हें मतलब भी नहीं पता वो भी दे देंगे। ठीक है? तो होगा क्या यहाँ पर, ये सभी कंपनीज़ जो है मिलकर एक तरीके से अब आपको लूटने की कोशिश करेगी। लूटना कहीं या सर्विस प्रोवाइड करना कहीं, वो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है ना? ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं कार्टेलाइजेशन, कार्टेल सिस्टम या कार्टेलाइजेशन। ये कार्टेल सिस्टम बहुत बार क्रिएट हो जाता है कंपनीज के बीच में। ये ओलिगोपोली का बहुत खास कॉन्सेप्ट है। यानी जब बड़ी बड़ी कंपनीज आपस में हाथ मिला लेती हैं कि प्राइस हम फिक्स कर लेते हैं और मिलके अपना प्रॉफिट करते हैं, इसे कार्टेल सिस्टम बोलते हैं। और इसमें इसी ऐसी ओलिगोपोली को हम बोलते हैं कोल्यूसिव ओलिगोपोली। ये सब अभी लिखवाऊंगा डेफिनेशन, आप चिंता मत करो, पहले समझ लो। एक्सप्लॉइट करती है स्टूडियोज, बहुत बार करा जाता है एक्सप्लॉइट। स्लाइड है दिशा, क्योंकि प्रॉपर कार्टल नहीं है, थ्योरेटिकली ये कार्टल होता है, जरूरी नहीं है हर कंपनी कार्टल में आना चाहे। जैसे जियो कार्टल में नहीं आना चाहेगी, बिकॉज जियो पे ऑलरेडी बहुत पैसा है। जब भी एक नई कंपनी मार्केट में आती है, वो तो कार्टल को तोड़ने की कोशिश करती है, जो जियो ने करा है। अब वो धीरे धीरे क्या है, बाकी कंपनीज उसके लेवल पे आ गई, अब सब सेटल हो गया। ठीक है? अब मैं आपको ये बात लिखवा देता हूँ। फॉर्म्स, कोई बात नहीं, अभी लिखूंगा डेफिनेशन, आप समझ जाएंगे। फॉर्म्स डिसाइड ऑन certain prices so that they all can earn same, या they all can earn profit। सेम तो नहीं कह सकते क्योंकि पता नहीं कॉस्ट किसकी क्या है। दिस इज known as cartelization of companies and is also
known as collusive oligopoly। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इज अ फीचर ऑफ कोल्यूसिव ओलिगोपोली। कोल्यूसिव ओलिगोपोली और कार्टलाइजेशन एक ही बात है। कोल्यूसिव ओलिगोपोली एक ऐसा टाइप ऑफ ओलिगोपोली है जिसमें कार्टल्स बना लेती है कंपनीज। जैसे ओपेक है, ओपीईसी, वो एक कार्टल है, यानी वो कुछ ग्रुप ऑफ नेशंस है जो मिलके कहते हैं कि जी हम तो तेल इतना ही महंगा बेचेंगे, जो करना है कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप कभी जाकर देखिए फ्लिपकार्ट पे, मेक माई ट्रिप पे, दुनिया भर की जो साइट है, ईज माई ट्रिप हो गई, यात्रा हो गई, जो भी है साइट्स, सब पे आपको टिकट का प्राइस बिल्कुल सेम दिखेगा। मतलब चवन्नी भी इधर से उधर नहीं होगी। आपको भी नोटिस करना, ऐसा अधिकतर बार होता है, कुछ बार नहीं भी होता, मैं मानता हूँ इस बात को, बट काफी बार ऐसा होता है। ये एक तरीके का कार्टल ही है, यानी कंपनीज दूसरी कंपनीज पे ट्रैक रखती हैं प्राइस का। ये कार्टल जरूरी नहीं है कि म्यूचुअल हो। तो ये समझ पा रहे हैं, म्यूचुअल कार्टल होना जरूरी नहीं है, जनरली म्यूचुअल होता है। यानी अगर मैं एक नई कंपनी हूं तो मैं बाकी सबके प्राइस को देखूंगा और अपने प्राइस को एक्जैक्टली उतना रख लूंगा। ऐसा बाजार में बहुत बार होता है। जब नवरात्रे होते हैं, अगर आप हिंदू हैं तो नवरात्रों को इमेजिन करें, ठीक है। अगर आप इस्लाम धर्म से फॉलो करते हैं तो अपने रोजे इमेजिन करें। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो क्रिसमस ईव इमेजिन करें। अगर आप सिख हैं तो भी आप इस तरीके का कुछ इमेजिन कर सकते हैं। सिखिज्म में एक्चुअली क्या है, लंगर बढ़ता है तो वहाँ पर कुछ बेचने वाला नहीं होता, कड़े इमेजिन कर सकते हैं, जो कड़े बेचते हैं वहाँ पर होती है ना, कुछ शॉप्स हमारी लगी होती है। धार्मिक चीजों का एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो डोंट टेक इट अदरवाइज, इसे रिलीजन पे मत लेके चले जाना। नहीं अंकु, ये गलत बात है, इस तरीके कमेंट ना करें। अगर आपको पता नहीं उसे क्या बोलते हैं तो आप कमेंट ना करें, ठीक है। उसे कृपाण बोला जाता है, तलवार अलग चीज है, कृपाण अलग चीज है, ठीक है। कभी किसी सिख धर्म वाले ने आपको सच में तलवार दिखा दी, तब आप समझोगे तलवार क्या होती है। वो कृपाण होता है और वो डिफेंस के लिए होता है, ऑफेंस के लिए नहीं होता, ठीक है। खैर, इधर फोकस करते हैं। अगर आप मान लेते हैं हार खरीदने गए हैं, या सब धर्मों का एग्जांपल छोड़ो, सिंपल भाषा में समझाता हूं। दिवाली है मेरे घर और मैं बाजार से हार खरीदने गया और बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं हार खरीदने वाली, हार बेचने वालों की। अगर इसने कह दिया ना 200 रुपए किलो, तो यही आवाज यहाँ भी गूंजेगी, 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। वो ना करे 190 रुपए किलो, क्योंकि उसकी पिटाई हो जाएगी मेरे जाते। मतलब मैंने खुद देखा है कि एक आध बार एक ने 180 बेच दिया और तो बाकी सब उसके पीछे पड़ गए थे कि भैया 200 से कम अगर तूने बेचा ना तो 2 घुसे दूंगा। क्योंकि वहां पर वो कार्टल सिस्टम मेंटेन करना जरूरी है, वरना कोई बाहर का पर्सन आके जो है उसे एक्सप्लॉइट कर जाएगा। ये एक तरीके का कार्टल है। आप समझ पा रहे हैं कार्टल का मतलब क्या होता है? कार्टल का मतलब जब सभी अपने प्राइस को फिक्स कर लेते हैं, इससे मिलके हम मुनाफा जो है कमा पाए, ठीक है। बहुत जगह होता है, सब्जी बाजार वगैरह सब जगह ऐसा आपको देखने को मिला होगा। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स भी लिखवा देता हूँ। अभी ओलिगोपोली ही चल रहा है। एयरलाइंस, आप बताएं जी कुछ एग्जांपल इसके। ऑटोमोबाइल्स, टीवीज, सेल फोन्स, मोबाइल फोन्स, और क्या हो सकता है, टेलीकॉम। कोल्ड ड्रिंक को नहीं गिनूंगा क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में 2 ही बड़ी ब्रांड्स हैं बस। फार्मास्यूटिकल्स को हम इसमें नहीं गिन सकते पुष्पलता, बिकॉज फार्मास्यूटिकल्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो ना इमरजेंसी वाली चीजें हैं, तो वो चाह कर भी उसके ऑल्टरनेट नहीं। बाकी एग्जांपल आपने अच्छा दिया। स्विगी जोमेटो भी नहीं हो सकते। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ऑनलाइन ई कॉम या ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट। और बताएं, सीमेंट एक अच्छा एग्जांपल है, सीमेंट इंडस्ट्री, कुछ ही है गिने चुने। एलपीजी, शाबाश। पेट्रोलियम, हाँ बहुत बढ़िया, ट्राई करो, गलत होगा तो मैं करेक्ट करा दूंगा। ग्रोसरी, ऑनलाइन ग्रोसरीज, ऑनलाइन ग्रोसरीज। कोल्ड ड्रिंक्स भी लिख सकता हूँ अगर मैं कोल्ड ड्रिंक्स में मल्टीपल को मानूं, जैसे लोकल भी आती है। लोकल का मतलब ये नहीं होता खराब, लोकल का मतलब होता है जो लोकल मार्केट में यानी रीजनल मार्केट्स में होती है। जैसे वो एक जो है अजवाइन वाली भी आती है, इस तरीके की चीजें भी आ सकती हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत आपको यहाँ तक सारी बात आप समझ पा रहे हैं? इसी तरीके आप जो है बैंक्स को भी इसमें एक तरीके से ले सकते हो। जो बैंक्स होते हैं हमारे, अगर आप उन्हें मार्केट के रूप में कंसिडर करो तो वो आ सकता है। टोबैको नहीं आएगा बिकॉज मेनली आईटीसी ही बनाता है अजित सब कुछ, अधिकतर चीजें टोबैको में। और बताएं कुछ एग्जांपल यार, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, इतनी जल्दी कैसे गिव अप करोगे? एडवर्टीजमेंट नहीं, मतलब एडवर्टीजमेंट किस सेंस में? मैगी हो सकती है, मिल्क, हाँ मिल्क, या आप कैसा कह सकते हैं, पैकेज्ड मिल्क। और टीवी चैनल कंपनीज, ठीक है, टीवी चैनल्स, ये भी बड़े बड़े कुछ ही गिने चुने। आप कह सकते हैं ऑनलाइन, ये आजकल की एजुकेशन वेबसाइट्स, एजुकेशन वेबसाइट्स भी आप इसमें काउंट कर सकते हो। अगर आपने बिजनेस के रूप में देखते हो तो बिल्कुल काउंट कर सकते हो, ठीक है। समझ गए? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको एग्जांपल से समझ आ गया होगा। आई ऑलवेज ट्राई टू गिव मल्टीपल एग्जांपल्स जिससे आप चीजों को समझ पा रहे हैं। चलें आगे दोस्तों, स्टेशनरी भी आ सकता है इसमें। स्टेशनरी की भी कुछ ही कंपनीज है, स्टेशनरीज भी लिख देता हूँ।
नटराज, डॉम्स वगैरह कुछ ही कंपनीज है। रजिस्टर्स में आप देखोगे क्लासमेट ने आके तहलका मचाया, क्लासमेट ने स्टैंडर्ड सेट करा है मार्केट का नोटबुक्स का। उससे पहले कोई ऐसा था ही नहीं जो क्वालिटी नोटबुक्स है, तो क्लासमेट ने ऐसी नोटबुक्स दी जो बेस्ट है, बेस्ट मतलब पहली बार जो ढंग की नोटबुक मार्केट में मैंने देखी थी वो क्लासमेट की थी। उससे पहले 2-3 थी, भारत, नवनीत, ऐसी 2-4 कंपनीज थी, बट क्लासमेट ने आके वो जो सोच है वो बदली। पता है कहाँ से बदली? वो सेकंड लास्ट पेज से, जिस पे वो बातें लिखी थी ना, लोग उसकी वजह से खरीदते थे, वो पेजेस की वजह से नहीं खरीदते थे, कवर की वजह से नहीं, वो जो सेकंड लास्ट पेज पे जो छोटे बहुत फैक्ट्स लिखे होते थे, वो एक नया कॉन्सेप्ट था। खैर आगे चलते हैं, यहाँ तक क्या बात पूरी तरीके से समझ पाए? एक आपको छोटा सा ब्रेक दे दूंगा, यहाँ पर 1 मिनट का ब्रेक है आपके लिए, और उसके बाद मैं आपको बाकी कंपनी समझाऊंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये टॉपिक इजी लग रहा होगा। एक बार जाने से पहले आप मुझे बताएं, आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? पक्का? ठीक है, आप सेशन में बने रहें। ये 1 मिनट का आपका ब्रेक है, 1 से 2 मिनट चलेगा, इसे 2 मिनट कर देता हूँ मैं, और उसके बाद मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। सेशन में आप प्लीज बने रहें। एक बार कंफर्म करेंगे आप सभी को आवाज साफ आ रही है? चलिए, अभी तक मैंने आपको 3-4 तरीके की मार्केट पढ़ा दी है। अब जो बची हुई मार्केट्स है उसमें कुछ खास नहीं है, यानी मेन पोर्शन अपना पूरा हो गया। जो 3 तरीके की मार्केट्स इंपॉर्टेंट है, बाकी सब में बस आपको शब्दों के मतलब में समझाऊंगा, एक एक एग्जांपल दूंगा और खत्म हो जाएगा। मैंने आपको मेनली मोनोपोली है, साथ में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और ओलिगोपोली, 3 बड़ी चीजें पढ़ा दी हैं। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यहाँ पे चौथी मार्केट, जो कि है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट ऑलमोस्ट होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जैसी। इसे मोनोपोलिस्टिक मार्केट भी आप कह सकते हैं। सिर्फ छोटा सा ही डिफरेंस होता है, वो ये है कि यहाँ पर अलग अलग सामान बेचे जाते हैं। ये एक प्रैक्टिकल मार्केट है। आपके घर के पास अगर मॉल है या कोई एक कॉम्प्लेक्स है, प्लाजा है, वहां पर आपको जो माहौल देखने को मिलता है वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। यानी वहां पर सब लोग अलग अलग सामान बेचने की कोशिश करते हैं। नहीं, डी मार्ट इसमें क्यों नहीं आएगा पुनीत? क्योंकि डी मार्ट एक सिंगल कंपनी हो गई, सिंगल फर्म हो गई। इसकी जगह कोई ऐसा इमेजिन करो जिसमें सब इंडिविजुअल छोटी 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 दुकानें, वो यहाँ पर फिट होगा। ठीक है, अब इस मार्केट की अगर आपसे बात करता हूँ, बायर्स जो है वो यहाँ पर है कैसे? जी हाँ, मॉल में बायर्स यहाँ पर है मैनी, और सेलर्स भी है यहाँ पर मैनी। डी मार्ट में क्या होगा? सेलर एक ही होगा। विशाल मेगा मार्ट में सेलर एक ही है, तो वो यहाँ पर फिट नहीं होगा, विशाल भी नहीं होगा। अगले नंबर पे आता है आपका यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो कैसे होंगे? हेटेरोजेनस होंगे। हेटेरोजेनस यानी प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंट होंगे, या फिर आप कह सकते हैं वैरायटी वाले होंगे, वैरीड प्रोडक्ट्स होंगे। इसके साथ आप कह सकते हैं फर्म्स हैव बिग बाजार भी नहीं है। आप लोग ऐसे एग्जांपल्स दे रहे हैं जिसमें सेलर एक है। आप सोच के देखिए, पूरा बिग बाजार एक ही आदमी के कंट्रोल में है। आप चाहे साबुन खरीदे, चाहे वहां से टूथपेस्ट खरीदे, सेलर एक ही है। फर्म्स हैव पार्शियल कंट्रोल। अरे इजी डे भी गलत है, क्या कर रहे हो तुम लोग? ध्यान से सोचो, सेलर एक ही है ना इजी डे का, चाहे उसमें 100 सामान मिलते हैं, बेचने वाला एक ही है, तो वो यहाँ पर फिट नहीं होगा। पालिका बाजार कह सकते हो, बिल्कुल पालिका बाजार आ सकता है। डिपार्टमेंटल स्टोर में भी सेलर तो एक है आस्था। आप सोच के देखिए, काउंटर पे तो एक ही आदमी बैठा है, गल्ला तो एक ही है। फर्म्स हैव पार्शियल कंट्रोल। अच्छा ठीक है पुनीत, मैंने सुना नहीं, हो सकता बिल्कुल हो। कंट्रोल ऑन द प्राइस। रिलायंस गलत है, रिलायंस में तो बेटा एक ही हो गया ना। फूड कोर्ट इसमें आ सकता है मजीद, बहुत बढ़िया, फूड कोर्ट आ सकता है ऑन द प्राइस। क्या यहाँ पर फ्रीडम होगा? फ्रीडम समवॉट तो एटलीस्ट होगा ही, बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो समवॉट ऑन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। नहीं, ऑनलाइन नहीं होगा, बिकॉज ऑनलाइन अमेजोन पे भले ही 1000 सेलर हैं या 1 लाख सेलर हैं, आपके लिए सेलर सिर्फ अमेजोन है। अमेजोन खुद के लिए, अमेजोन के लिए कुछ अलग कहानी होगी, आपके लिए वो आप अमेजोन से खरीदते हैं। सेलर तो बस वहां पे अमेजोन को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, होम अप्लायंसेस अगर अलग अलग उसकी दुकानें हैं, जैसे एक जगह बजाज का है, एक जगह मान लेते हैं किसी और का, तो हो सकता है। गेम जोन नहीं होगा, क्योंकि गेम जोन का मालिक एक है। आप लोग सोचिए, प्लीज सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगा। गेम जोन का मालिक तो एक ही है ना, काउंटर एक ही, एक ही जगह पे करते हैं, वो आपको मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर सेलर्स में नहीं है, ऐसा नहीं है एक सेलर मल्टीपल सर्विस देता है, अलग अलग सेलर है। इसके बाद सेलिंग कॉस्ट होगी क्या यहाँ पे? यस। अरे जैसे ही आप मॉल में घुसते हो और वहां पर बहुत सारी दुकानें हैं, उस सब दुकानों को आप नहीं देखते, आपकी जेब में पड़ा हुआ वॉलेट दिखता है। सच है ये, इसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली उन्हें अपना घर चलाना है, हर कोई ऐसे ही करता है, उसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग। बट उनके लिए आप नहीं है, उनके लिए आप बस कुछ पैसे हैं जो कि उनकी दुकान में चल के आए हैं। आप वहाँ पे शॉपिंग करेंगे और उन्हें पैसे देंगे, उससे उनका घर चलेगा, और आप अपने घर पे कोई ऐसी चीज लेके जाएंगे जो आपके काम की होगी। ठीक है, तो उन्हें उसका ऐड नहीं देना होगा। सोच के देखिए, मॉल में आप जाते हैं तो बाहर ही बहुत बड़ा हल्दीराम्स, मैकडी,
KFC, पिज्जा हट, डोमिनोज, ये सब लिखा होता है क्यों? जिससे उन्हें पता है कि ये इंसान आया है तो ये इंसान आके 1000 रुपए खर्च करना चाहता है, जिसमें 300 रुपए खर्च करेगा फूड पे, तो वो चाहते हैं कि जो 300 रुपए वाला हिस्सा है वो अपने कब्जे में ले ले। यही है, ये दिस इज द बिजनेस, और कुछ बिजनेस थोड़ी, यही है बिजनेस कि किसी तरीके वो आपका वो वाला पैसा अपनी जेब में ले ले। तो सेलिंग कॉस्ट होनी चाहिए, यानी वहां पर एड दी जाएगी, ठीक है। इंडिविजुअल आउटलेट्स होनी चाहिए, ये समझ लीजिए, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पर सेलर्स, अगले पेज पे लिखता हूँ, चलो। अगले नंबर पे यहाँ पे लिखता हूं मैं, इनकम्प्लीट नॉलेज, या आप ऐसे लिख सकते हैं, बायर्स एंड सेलर्स हैव इनकम्प्लीट नॉलेज। अच्छा, बायर का तो समझ आता है, हाउ कैन द सेलर हैव इनकम्प्लीट नॉलेज? आप लोग बीच में डाउट पूछ रहे हैं, इस वजह से आपको समझ नहीं आ रहा, वरना एक बहुत सिंपल चीज है। आप पूरा टॉपिक अभी तक आपने कैसे पढ़ा था? पहले पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ था, उसके बाद आपने पूछा था। अभी के लिए आप क्या कर रहे हैं, बीच में पूछ रहे हैं, वो ना करें, ठीक है। अभी पहले आप सुने, बायर्स एंड सेलर्स हैव इनकम्प्लीट नॉलेज। आपको क्या पहले से पता है कि आपके 300 रुपए में जो आपको फूड मिलने वाला है वो किसका बेस्ट है? नहीं पता। आपने हल्दीराम का, डोमिनोज का, इसका उसका क्या पूरा मेन्यू ट्राई करा हुआ है? मैंने तो नहीं करा। आपने करा हो तो एक अलग बात है, मैंने नहीं करा था। अगर मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मैं बहुत ही सिंपल चीजें खरीदता हूँ। मैगडी पे जाऊंगा तो मुझे पता है क्या खरीदना है, डोमिनोज पे जाऊंगा तो मुझे पता है क्या खरीदना है, हल्दीराम पे जाऊंगा तो मुझे पता है क्या खरीदना है। यानी मुझे पता है ऑलरेडी मेरे 300 रुपए कहाँ लगेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या वो बेस्ट चीज है, क्या वो कंप्लीट नॉलेज के बेसिस पे फैसला लिया जा रहा है? नहीं, वो बस ऐसे ही लिया जा रहा है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मैं सिर्फ क्या खेलता हूँ, वही दाल मखनी, शाही पनीर, है ना। लेकिन अगर किसी ने भी क्या रेस्टोरेंट का पूरा मेन्यू ट्राई करा होता है? मुझे लगता है मालिक ने ट्राई करा होगा बस, या जो अंदर बना रहा है उसने ट्राई करा होगा। उसके अलावा तो किसने ट्राई नहीं करा होगा। तो वहां पे इनकम्प्लीट नॉलेज है, आपको पता ही नहीं बेस्ट डिश कौन सी है, आपको सच में नहीं पता, लेकिन फिर भी यू हैव टू टेक अ कॉल विदाउट कंप्लीट नॉलेज। सेम गोस फॉर सेलर्स। बेचने वाले को क्या एग्जैक्टली पता है कि हर इंसान जो आया इसे क्या चाहिए? वहां पे तो पता था अपना परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कि इसे स्क्रीन गार्ड ही चाहिए या इसे फोटो स्टेट ही करानी है। यहाँ पर उसे पता ही नहीं। कोई उल्टे दिमाग का है, उसे जो है बर्गर ही खाना जिद है उसकी। कोई दूसरा है, उसे पिज्जा ही खाना है। कोई तीसरा है, उसे KFC से ही खाना है। कोई ऐसे उसे फ्रेंच फ्राइज खाने, वो भी मीडियम। तो मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस है, किसी को पता ही नहीं एग्जैक्टली जो इंसान चल के आ रहा है उसे क्या चाहिए। कोई कहता है कि मुझे ब्लैक कलर की शर्ट पसंद है, किसी को व्हाइट पसंद है, किसी को पर्पल पसंद है, किसी को पिंक पसंद है। सबका अपना अपना चॉइस है ना। तो कंप्लीट नॉलेज ना सेलर को है ना ही बायर को। क्या इस बात को आप समझ पाए? आगे चलते हैं। बायर्स और सेलर्स वाला मैंने आपको पॉइंट बता दिया। इसका एग्जांपल हो सकता है, आपका एग्जांपल्स में आ सकता है यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं फूड कोर्ट्स आ सकते हैं। इसके अंदर पता ही नहीं एग्जैक्टली क्या खाना है, देखी जाएगी जो होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं? जब मैसेज लिखते समय मन घबराए तो मत लिखा करें, ठीक है। क्लोथ मार्केट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल क्लोथ मार्केट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। शाबाश, ये हुई ना बात। गारमेंट्स भी लिख सकते हैं या क्लोथ मार्केट लिख देते हैं बस। ज्वेलरी भी आ सकती है, बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ तक आप समझ गए, ज्वेलरी आ सकती है इसके अंदर, बिल्कुल आ सकती है। मोनोपोलिस्टिक के अंदर बेचने वाले बहुत, खरीदने वाले बहुत, बस एक ही मेन फर्क है, वो है हेटेरोजेनस। क्योंकि यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट भी है तो प्राइस उनके कंट्रोल में है, क्योंकि सब लोग सेम सामान नहीं बेच रहे तो सब ऐड करेंगे। लुई फिलिप अपनी ऐड करेगा, और गुच्ची जो है अपनी ऐड करेगा, और मुफ्ती अपनी ऐड करेगा, ग्लोबस अपनी ऐड करेगा। सब कहेंगे कि हमारा कपड़ा सबसे अच्छा है, हमारा कपड़ा सबसे सस्ता है। दो दो खरीदने पे 5 फ्री, दो खरीदने पे 50 फ्री। तुम दो तो पसंद करके दिखा दो पूरे शोरूम में से, तो मान जाएंगे तुम्हें। यानी वो अपनी अलग अलग तरीके की ऐड देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप वहां जाएं, अपना पैसा उन्हें दें और बदले में सामान उठा के लाएं, ठीक है। आगे चलते हैं। छठा पॉइंट कौन सा है? 1 2 3 4 5 सेलिंग कॉस्ट होगी। सेलिंग कॉस्ट का मतलब यहाँ पर है एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट। एडवर्टाइजमेंट की ऐड देनी पड़ेगी ना। जैसे मॉल में जाएंगे तो मॉल में क्या होगा, एंट्री से पहले ही बाहर लिखा होगा हल्दीराम, पैंटालून, ग्लोबस, ऐसे ऐड होगी वहां पर। वो ऐड ही एक तरीके की आप कहेंगे सेलिंग कॉस्ट। आगे चलते हैं, चलें आगे। आगे चलते हैं, ठीक है। मैंने आपको मोनोपोलिस्टिक भी समझा दिया है। अब हम चलते हैं जी अगले टॉपिक के पास, वो है आपका बायलेटरल मोनोपोली। अब बहुत सिंपल है सब कुछ, जिंदगी आपकी सफल हो चुकी है। बस 4 5 बातें मैं आपको और बताऊंगा। बायलेटरल मोनोपोली, क्योंकि आपके लिए सेलर अमेजोन है या वो एक्चुअल में वो सेलर है जिसे आप खरीद रहे हो? आपके लिए एक्चुअली सेलर अमेजोन है।
आप सामान अमेजोन से मंगवाते हैं, अमेजोन रिस्पॉन्सिबल है, अमेजोन पे अकाउंट है, उस सेलर के पास आपका अकाउंट नहीं है। समझ गए पूरे तरीके। आप ऐसे देखिए, आप ऐसा भी समझ सकते हैं अमेजोन इंटरमीडियरी है, बट एक्चुअल में अमेजोन इंटरमीडियरी नहीं है। इंटरमीडियरी वो बेचारा जो कोरियर वाला है या जो सप्लायर है जो मोटरसाइकिल पे आपके खड़ा है, वो इंटरमीडिएट है। आपको अमेजोन से मतलब है। जब रिटर्न जाता है तो क्या आप सेलर से बात करते हैं? नहीं, आप अमेजोन से बात करते हैं, बिकॉज आप अमेजोन को कहते हैं मैंने तो तुझसे खरीदा है, मुझे नहीं पता, ये लेके जाओ यहाँ से। बायलेटरल मोनोपोली। बायलेटरल मोनोपोली, इसका बायलेटरल का मतलब दोनों तरफ से मोनोपोली, यानी सेलर भी एक और बायर भी एक। ये हुई ना सच्ची प्रेम कहानी। सेलर भी एक और बायर भी एक। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा डिफेंस और डीआरडीओ। डीआरडीओ मिसाइलें बनाता जाएगा और डिफेंस उन्हें खरीदता जाएगा। डिफेंस अगर कहेगा नहीं तो डीआरडीओ बनाएगा नहीं। ऐसा आप नहीं कर सकते कि डीआरडीओ को, एक डीआरडीओ ने क्या करा है, कोई बंदूक है जो डिफेंस को बेची है, मान लेते हैं 15,000 रुपए की, तो आप ऐसा कर सकते हो डीआरडीओ को फोन मिलाओ कि यार 16,000 रुपए दूं क्या, भिजवाओ जरा। ऐसे तो नहीं कर सकते, ये तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि डीआरडीओ चाह कर भी आपको नहीं बेच सकता। समझ पा रहे? आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि डीआरडीओ ने 15,000 की बेची है तो डिफेंस को फोन मिलाया, बेहतरीन 14,000 रुपए में भेजूं कहो तो 9 गोली निकलेंगी एक बार में, एक बार में। जी हाँ, डिफेंस सही सुना, एक बार में, एक एक करके नहीं, एक बार में। भेजूं क्या? वो भेज देंगे आपके घर पुलिस वालों को, है ना। यानी यहाँ पर ये सौदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर खरीदने वाला भी एक है और बेचने वाला भी एक है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला पेज। डुओपोली मार्केट। डुओ का मतलब होता है दो। डुओ का मतलब होता है दो, यानी जो सेलर है वो तो है दो, और बायर जो है वो है बहुत ही सारे, मैनी। यानी मार्केट में ऐसा एग्जांपल बताओ, दो ही सेलर आपको दिखते हैं वहां पे। यानी आप कुछ भी खरीद लो उस पर्टिकुलर स्ट्रीम का, दो ही सेलर आपको दिखते हैं। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक को इमेजिन करो, यानी आप कोई से भी खरीद लाओ, मिरिंडा है या और कोई भी है। मिरिंडा तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि इनमें से किसी की है, बट मान लेते हैं कोका, आप कोक खरीद लाओ, थम्स अप खरीद लाओ, पेप्सी खरीद लाओ, वो इनमें से किसी न किसी की ही होगी। ठीक है, यानी आप यहाँ पर कह सकते हैं कोका कोला एंड पेप्सी। ऐसे ही स्विगी और जोमेटो, ऐसी उबर, ओला। अब उबर ओला में एक्सेप्शंस क्या है कि आजकल बहुत सारे और आ गए, जैसे रैपिडो बहुत बड़ा हो गया, तो ये एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं हो सकता डुओपोली का। ऐसी खाने में बहुत सारे और आ गए हैं, यानी स्विगी जोमेटो के अलावा हो सकता है और आपके इलाके में कोई दो चार, है ना। ऐसी कोका कोला पेप्सी में क्या कुछ लोकल आ गए हैं, तो एग्जैक्ट डुओपोली जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 100% ऑफ द मार्केट कवर करे, बट मोस्ट ऑफ द मार्केट वो कवर करेगी, मोस्ट ऑफ द मार्केट। समझ गए? यानी दे कंट्रोल 100% और मोस्ट ऑफ द मार्केट। जरूरी नहीं है कि आपका 100% हो, 80-90% तक ये कवर करेंगे। अमूल मदर डेयरी इसका एग्जांपल हो सकता है, बिल्कुल, एटलीस्ट दिल्ली में तो हो सकता है। बाकी कुछ इलाकों में अमूल नहीं मिलता, कुछ इलाकों में मदर डेयरी नहीं मिलता, बट दिल्ली के केस में ये हो सकता है। क्या आपको ये बात समझ आई है? पेपर आपसे जो पूछेगा वो ये पूछेगा कि डुओपोली में कितने सेलर होते हैं, या वो कौन से टाइप ऑफ मार्केट है जहां पर दो सेलर और बहुत सारे बायर्स होते हैं। डोमिनोज, पिज्जा हट इसमें आ सकता है, बिल्कुल। उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे शिकागो पिज्जा है, एक कोई रॉकेट करके आता है, पता नहीं क्या, ये भी पिज्जा बनाते हैं, बट अगेन इनसे बहुत कम लोग खाते हैं। मेनली लोग डोमिनोज और पिज्जा हट पे ही जाना पसंद करते हैं। आगे चलते हैं, मतलब एग्जैक्ट डुओपोली तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज क्या पता कल कोई तीसरी कंपनी बन जाए, बट डुओपोली में ये है कि दो कंपनीज मेजर पोर्शन ऑफ द मार्केट को कवर करके रखती है। मोनोसोनी CR18, आखिरी शिफ्ट मेरा ख्याल। बायर तो है एक, और साथ में जो है सेलर है मैनी। इसका क्लासिक एग्जांपल है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड फार्मर्स। किसान लाखों हैं, खरीदने वाला एक ही है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब आप कहेंगे नहीं सर, फार्मर लोकल मार्केट्स में बेच सकता है, बिल्कुल बेच सकता है, बट सरकार की तरफ से FCI ही वहां पर है ना। तो अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूं तो ये एग्जांपल यहाँ पर फिट हो सकता है। ठीक है, चलें आगे, अगला डुओप सोनी। अब तो इजी हो गया होगा, अब तो क्रैक कर लोगे टर्म्स को। जो बायर्स है वो यहाँ पर होंगे, आखिरी है, बायर्स होंगे यहाँ पर दो, और सेलर्स होंगे यहाँ पर मैनी। इसका एग्जांपल कोई दो जरा। अगर आप देखते हैं एक दुकानदार के पर्सपेक्टिव से, जब वो Amazon और फ्लिपकार्ट को देखता होगा तो उसकी सोच ये वाली होगी, क्योंकि वो सेलर है Amazon के लिए या फ्लिपकार्ट के लिए। समझ पा रहे हैं?
एक अच्छा एग्जांपल आया है पापड़ बनाने वाले, बिल्कुल सही, क्योंकि जो घरों में पापड़ बनते हैं उनके पास एक दो ही कंपनीज होती है जिन्हें वो बेच सकते हैं, और जनरली कंपनी इसे बताती नहीं, कंपनी यही कहती है कि हमारी फैक्ट्री में बन रहा है। बट अगर आप एक टाउन से बिलोंग करते हैं किसी भी, तो आपको पता होगा कि ये सब काम कैसे चलते हैं। इनफैक्ट जीन्स जो होती हैं, जो जीन्स आपको मल्टीपल शोरूम्स में मिलती हैं, उनमें से अधिकतर जीन्स सादे घर के अंदर ही बनती हैं, या कुछ ना कुछ इनका उनका सादे घरों के अंदर होता है। एंड में उस पर जो टैग लग जाता है, और वो जीन्स जो है 10 गुना महंगी हो जाती है। अगर आपको ये सब नहीं पता तो कभी आप दिल्ली जो है सीमापुरी से सीलमपुर साइड जाएंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे रिक्शे भर भर के जो है जीन्स जा रही होंगी, और उनमें से बहुत सारी जीन्स आपको एंड में शोरूम पे देखने को मिलती है। ऑब्वियसली ये सब अनऑफिशियल होता है, तो गारंटी के साथ तो मैं भी नहीं कह सकता, बट ऐसा होता है क्योंकि मेरे कुछ रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं, और मतलब मैंने अपने सामने ये सब जो है देखा हुआ है। ठीक है, डुओप सोनी आप समझ गए। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक टैलेंट हंट का एग्जाम्पल बना देता हूँ ऐसे रैंडम। एक टैलेंट हंट हो रहा है, और दो ही ऐसे हैं जो कि आपको रिक्रूट करने आए हैं। तो वो जो दो आए हैं आपको रिक्रूट करने, वो आपके लिए बेसिकली बायर्स हो गए, बायर्स ऑफ टैलेंट हो गए। मान लेते हैं आपकी कॉलेज में दो ही कंपनीज आई, टीसीएस और इन्फोसिस। तो ये क्या है, बायर्स ऑफ टैलेंट है, बायर्स ऑफ योर टैलेंट, स्किल, जो भी कहना चाहें। और आप जो हैं, यानी जो बेसिकली एम्प्लॉइज हैं इसके, ये क्या है जी, ये है सेलर ऑफ टैलेंट, स्किल या टैलेंट। ये एक एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, ऐसे टीवी में आप देखोगे, मैं सब देखता नहीं तो मुझे एग्जांपल याद नहीं आ रहे, बट वो डांस वाले आते रहते हैं, डांस इंडिया डांस, बेस्ट डांसर, सुपर डांसर, ये सब एक तरीके से आप इसके अंदर फिट कर सकते हो। भाई ये खत्म ही नहीं होते यार, वो खत्म होगा अगले हफ्ते से फिर चालू हो जाएगा। मतलब ऐसा लगता है कि पुराना आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आती। मतलब मैं तो थक चुका हूँ, और इतने दुखी दुखी कहानियां उसमें सुनाते हैं कि मुझे लगता है कि मैं बहुत ही बढ़िया डांस करता हूँ, तो तब भी मुझे बना लेते हैं वहाँ पे। कहता कुछ बढ़िया से सुनाओ, मैं कहते कहाँ पड़े हो, डीपीएस में। तुम्हारा नहीं होगा, चलो तुम जाओ, तुम पे स्टोरी नहीं है। क्योंकि सच में देखिए, वहां पर आपने डांस के लिए बुलाया है, तो उनकी डांस की तारीफ कीजिए, डांस की कमी निकालिए, डांस से जुड़ी बातें करिए, बाकी सब मत करिए। बाकी सबको कोई सेंस नहीं बनता, स्टेज पे आके मम्मी को फूल दे रहे हैं बच्चे, क्या है ये सब, मतलब शो चल रहा है, मजाक चल रहा है क्या? कोई बात नहीं, यहाँ तक आप बात समझ पाए? बताएं जरा, क्या आपको सारी बात समझ आ गई है? जितने टाइप्स ऑफ मार्केट थे मैंने आपको सब कवर करा दिए। अब हम आगे चलते हैं, एक छोटा सा टेस्ट ले लिया जाए आपका। चलो समझते हैं जरा, मैं आपका टेस्ट लूंगा, आपको मुझे फिल इन द ब्लैंक जो है भर के दिखाना है। हाँ टीआरपी है, टीआरपी की फुल फॉर्म बताओ, चलो इसी बात पे कौन बताता है? सर हम तो एमआरपी बोल रहे थे, वो तो टीआरपी गलती से हो गया, एमआरपी की बता दें। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, ठीक है। कुछ सवाल बनाऊंगा, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा रेवेन्यू का, उसके बाद फ्री कर दूंगा, चिंता मत करो। टारगेट रेटिंग पॉइंट ये आया है दूसरा, और एक और आया है कुछ, टोटल रेटिंग पॉइंट। कौन सा फाइनल है अभी? टेलीविजन वाला, लास्ट वाला। जो 100% कॉन्फिडेंस से कह दे, उसकी बैक बहुत मजबूत है, इतनी मजबूत है कि उसकी बैक का नाम गूगल हो सकता है। बताओ कौन है 100% वाला? चलो, जब तक मैं सवाल बना रहा हूँ आप आपस में इस पे बहस करो। अब पूरे तरीके फोकस करें। यहाँ पर मैं लिखूंगा मार्केट का टाइप, यहाँ पर मैं लिखूंगा बायर, यहाँ पर मैं लिखूंगा सेलर, और यहाँ पर मैं लिखूंगा एग्जाम्पल। ठीक है, आपको थोड़ी सी मेहनत मैं आपसे कराऊंगा, आपको मुझे आंसर्स देने होंगे। ठीक है, सबसे पहले सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो पूछ रहा हूँ, सब्जी मंडी, सब्जी मंडी का मार्केट टाइप बताएं आप। शाबाश, बहुत बढ़िया अमरजीत, घबराना नहीं है, आंसर देना है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इसके नंबर ऑफ बायर्स बताएं, मतलब 1, मैनी, 2, 5, कुछ भी दे सकता है, मैनी। ठीक है, नंबर ऑफ सेलर्स बताएं, मैनी। अब अगला सवाल मेरा है, बायर है 2 और सेलर्स हैं मैनी, इसका मार्केट टाइप बताएं, मार्केट स्ट्रक्चर बताएं। डुओ इनकम्प्लीट आंसर, कॉन्फिडेंस चाहिए होगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। कॉन्फिडेंस दिखाएं, डुओ पॉली है, डुओ सोनी है, डुओ सोनी, क्योंकि 2 बायर्स हैं, बाकी सब सेलर्स। कोई एग्जांपल दें, जो मैंने दिए हैं उससे अलग ट्राई करें, गलत हुआ तो देखी जाएगी। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्विगी, जोमेटो। अगर मैं रेस्टोरेंट पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो स्विगी जोमेटो को मैं इसमें काउंट कर सकता हूँ। रीजन समझ गए, बिकॉज मैं रेस्टोरेंट हूँ तो मेरे पास, मान लेते हैं मैं लोकल सप्लाई करता ही नहीं, मैं सिर्फ 2 ही को सप्लाई करता हूँ, तो चलो यहाँ पर आ सकता है। अब आप मुझे बताएं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के अंदर बायर्स कितने होते हैं? मैनी। सेलर्स कितने होते हैं? मैनी। कोई एग्जांपल दे इसका, जो हमने लिखे हैं उससे अलग कोई एग्जांपल। फूड कोर्ट, ज्वेलरी, ठीक है। हेयर सैलून, हेयर सैलून तो वैसे ओलिगोपोली होगा, क्योंकि हेयर सैलून बहुत सारे नहीं होते। मॉल्स भी नहीं होगा, मॉल्स भी 1-2 ही होते हैं। मॉल के अंदर जो मार्केट होती है, मार्केट इन मॉल, वो हो सकता है। मॉल्स अपने आप में नहीं होंगे, मॉल्स तो गिने चुने ही होते हैं। उसके बाद मुझे बताएं, यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 लिख देता हूँ।
डुओपोली, ठीक है जी, डुओपोली, बहुत बढ़िया। कोई एग्जांपल? कोका कोला, एयरलाइन ओलिगोपोली होगा पुनीत, क्योंकि 2 से ज़्यादा है। और पेप्सी, और एलपीजी में देखो 2 से ज़्यादा होते हैं नीतीश, तो वो नहीं आएगा। स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मुझे बताएं, यहाँ पर मोनोपोली लिखा है तो कितने बायर हैं, कितने सेलर हैं? मोनोपोली मैनी बायर हैं, और सेलर कितने हैं? एक एग्जांपल दो, इसका एग्जांपल तो इजी होना चाहिए। एफसीआई नहीं होगा, एफसीआई तो बायर हो गया ना। ट्रेन मतलब रेलवे आ सकता है, मेट्रो आ सकता है, मेट्रो भी हो सकता है इसका एग्जांपल। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आ सकता है, वाटर सप्लाई आ सकती है। बिल्कुल सही एग्जांपल आप दे रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद आप मुझे बताएं, ओलिगोपोली के केस में बायर कितने होते हैं? ओलिगोपोली, बायर होते हैं फ्यू, आपका आंसर गलत है। मैनी होते हैं बायर, सेलर होते हैं फ्यू। कोई एग्जांपल आप देना चाहेंगे? टेलीकॉम, ठीक है, शाबाश। और बचा अपना एक बायलेटरल मोनोपोली, इसमें बायर बताएं, सेलर बताएं। 1 एग्जांपल हो गया इसका, डीआरडीओ और डिफेंस। एक कोयले की खदान इमेजिन करें, जो कि मान लेते हैं कंपनी को हम सरकार ने दे रखी है, और उसके पास में ही इमेजिन करें एक आपका थर्मल पावर स्टेशन, एनटीपीसी या कोई सा भी मान सकते हो। ये भी एक बायलेटरल मोनोपोली का एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि कोयले को बेचने वाला भी एक ही होगा, कोयले की खदान का मालिक, और खरीदने वाला भी एक ही होगा, उसे बेसिकली प्रोसेस करने वाला इंसान, हीट, ठीक है। ये भी इसके अंदर आ सकता है। क्या आप सभी को मार्केट स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आया है? पूरे तरीके आया आपको समझ? देखिए, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि जो मैक्सिमम लेवल है वहां तक मैं आपको लेके जाऊं, और इससे ज्यादा कहने को मैं 2 घंटे और पढ़ा सकता हूँ, बट एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। आप अगर समझते हैं तो 4 सेशन के हिसाब से आपकी इकोनॉमिक्स बहुत ही बढ़िया चल रही है। आप शायद इस बात को अभी ना महसूस कर पाए, बट जितने सेशन हमने जो है लगाए हैं, उसके हिसाब से बहुत ही बेहतरीन स्पीड में आप लोग जो है चल रहे हैं। मतलब जितने बैचेस मैंने अभी तक लिए हैं, सबसे बढ़िया बैचेस में से एक के बैच बन रहा है, तो मतलब मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। और बस इसी तरीके आप कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। टोटल आइटम एवरेज यूटिलिटी, हाँ बिल्कुल। अनमोल, अगर मैंने कुछ गलत लिखा तो आप प्लीज मुझे बताना, होगा तो वैसे यही। चलो, बड़े बड़े टॉपिक्स आपने पैक कर लिए। एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, 2 पेज में खत्म कर दूंगा, फ्री कर दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। 2 पेज से ज्यादा डेटा नहीं होगा, आपकी कॉपी का 1 पेज, मेरे 2 पेज, उसके बाद फ्री कर दूंगा, ठीक है। ये टॉपिक है रेवेन्यू। एक्चुअली क्या है, ये रेवेन्यू ना बहुत हद तक मिलता जुलता ही टॉपिक है कॉस्ट से, तो मैं इसे इसके साथ ही निपटाना चाह रहा हूँ, रेवेन्यू। इसके बाद अपना माइक्रो का मैक्सिमम पोर्शन पैक हो जाएगा, और कोर्स में आप 40% के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। रेवेन्यू की बात करते हैं। देखिए, रेवेन्यू क्या होता है किसी कंपनी का? जितना मैंने बेचा वो मेरा रेवेन्यू। बड़ी बेसिक भाषा में बताता हूँ। मेरे पास एक बिल बुक है, बिल बुक के अंदर मैं क्या करता हूँ, बिल काटता हूँ, ठीक है। बिल काटने का मतलब है कि मैं अपनी दुकान पे गया और मैंने मान लेते हैं आपको कीबोर्ड बेचा, तो वो कीबोर्ड जो है मैंने आपको क्या करूंगा, एक बिल काट के दूंगा। मान लेते हैं कि मेरे पास एक बिल बुक है, उसका एक मैंने बिल खोला हुआ, बिल नंबर 302। इसमें मैं लिखूंगा मैंने कीबोर्ड बेचा है, ये कीबोर्ड का ये सब है, ये इसका सब कुछ हो गया, और ये दाम आप मुझे पे कर देते हैं। मान लेते हैं आपने मुझे 2200 रुपये पे कर दिए। इसी तरीके मैंने अगला बिल काटा, 303, 304, 305, 306, 307, इस तरीके। जब मैंने शाम को अपना टोटल करा, तो मेरी जेब में थे 10,620 रुपए। ये मेरा रेवेन्यू है, इतना सही है। लोग पता नहीं बहुत ही कॉम्प्लेक्स समझते हैं इसे, कुछ नहीं है, यही है। मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, द टोटल सेल्स रिसीट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट्स। रिसीट का मतलब होता है जो पैसा रिसीव हुआ है। यहाँ पे रिसीट का मतलब बस वो बिल नहीं है, कागज नहीं है। रिसीट का मतलब है जो पैसा रिसीव हुआ है। यानी अगर मैंने मान लेते हैं माउस बेचा होता, तो माउस मान लेते हैं मैंने जो है बेचा ये 800 रुपए का, तो मेरा रेवेन्यू इस माउस के बदले 800 रुपए हो गया, यानी मैंने अपने 800 रुपए सामने वाले से ले लिए। तो आपको नहीं लगता रेवेन्यू इंक्लूड्स प्रॉफिट? रेवेन्यू इंक्लूड्स प्रॉफिट, यस। तो टोटल रेवेन्यू जो होगा वो बराबर होगा टोटल कॉस्ट। भाई मुझे जितने का वो पड़ा, और साथ में मैंने यहाँ पे जोड़ा प्रॉफिट। यस शांतनु, समझ गए? अब सोच के देखो, मैंने एक माउस बेचा था, मान लेते हैं 800 रुपए का, ठीक है। ऐसे मैंने 10 माउस बेचे, तो क्या आपको नहीं लगता मुझे 8,000 रुपए मिल जाएंगे शाम को? मान लेते हैं मेरा काम है लड्डू बेचने का, मैं लड्डू बेचता हूँ, सिर्फ 400 रुपए किलो लड्डू है, ठीक है। तो शाम को 10 डिब्बे, शाम तक 10 डिब्बे बेचे तो 4,000 हो गए। तो क्या उस 4,000 रुपए में मेरी टोटल कॉस्ट जो कि मान लेते हैं 2,000 थी, और मेरा टोटल प्रॉफिट जो कि 2,000 था, वो दोनों शामिल है? बिल्कुल। इसी को अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, टोटल रेवेन्यू को, तो क्या मैं कह सकता हूँ प्राइस ऑफ वन आइटम? भाई अगर एक एक लड्डू के डिब्बे का दाम इनटू आइटम्स सोल्ड, सोच के देखिए जरा।
एक डिब्बे का दाम, प्राइस, प्राइस समझ गए, सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, सेलिंग प्राइस, दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आइटम इनटू आइटम सोल्ड। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या मैं इन्हें इक्वेट नहीं कर सकता? आपको कोई दिक्कत है इस बात से? आप मुझे ऐसे कैसे रोक दोगे? जब दोनों आपस में इक्वल है तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, क्या दिक्कत की बात है? बिल्कुल। तो कल को आपसे कोई इस तरीके के सवाल बनाता तो भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ये तो सब है टोटल रेवेन्यू की बात है, दिस इज टी आर। इसी तरीके अगर मैं आपसे मार्जिनल रेवेन्यू की बात करता हूँ तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है आपका ये होगा किसके बराबर? अब तो आपको पता लग ही गया होगा, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। ये आपका है एम आर ऑफ एनथ आइटम। आइटम सोल्ड के अंदर है प्रॉफिट आपका और साथ में कॉस्ट, यानी माउस का जो दाम मैंने बेचा है आपको वो है जिसमें मेरा कॉस्ट भी है और मेरा मुनाफा भी है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ एवरेज रेवेन्यू निकालो मेरी दुकान का, तो एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये होगा टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। भाई शाम तक मुझे निकालना है मेरा एवरेज क्या कितने का बिका मिठाई का डिब्बा, तो मैंने हिसाब लगाया कि यार 10 डिब्बे बेचे, 5,000 रुपये आया, तो 500 का एक डिब्बा बिका ऑन एन एवरेज। सोच के देखो जरा। यानी अगर मैं चाहूं तो टोटल रेवेन्यू की जगह वो लिख सकता हूँ सेलिंग प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड, पिछले पन्ने वाला, दोबारा बता दूंगा आप इसे समझे, और डिवाइड में भी है क्वांटिटी सोल्ड। ये अपना एवरेज रेवेन्यू है। तो क्या आपको नहीं लगता एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर है? सर इसमें क्या बड़ी बात है, तो लॉजिकल है। ये पिछले साल पेपर में पूछा गया था कि एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होता है, कॉस्ट के, प्रॉफिट के, प्राइस के, या किसके? तो प्राइस आंसर। यानी एवरेज रेवेन्यू जो है मेरे दोस्त वो होगा आपका प्राइस के बराबर। ये अपने साथ बांध लीजिएगा बात। ये लॉजिकल भी है, मतलब इसमें कुछ नया नहीं है, सिंपल सी बात है। ये प्राइस कौन सा है? सेलिंग प्राइस है। मैं फिर से आपको सारी बातें बताता हूँ, पिछले पेज से शुरू करता हूँ। रेवेन्यू का मतलब होता है जो मैंने शाम तक पैसा कमाया। कमाए का मतलब मैंने दुकान दुकान पे बैठ के जो शाम तक मेरे गले में, मेरे काउंटर में पैसा आया, वो मेरा आज का रेवेन्यू है। मैंने मान लेते हैं कि 4 ब्रेड बेची और 40 रुपए की एक ब्रेड थी, तो मेरा आज का रेवेन्यू 160 रुपीज है। अगर वो ब्रेड 160 वाली मुझे पड़ी थी 100 रुपए की, तो 100 रुपए तो मेरा टोटल कॉस्ट था, बाकी 60 रुपए मेरा मुनाफा था, और टोटल पैसा जो टोटल रेवेन्यू है वो मेरे पास आया 160 रुपए। इसको मैं दूसरे तरीके में बता सकता था कि एक चीज का जो बेचने का दाम है वो अपना कितना है, 40 रुपए, मल्टीप्लाई में 4 ब्रेड बेची है तो 4 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके 160 रुपए। दोनों बातें एक ही है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आपको क्या दिमाग लगाना है। अगले पेज में मार्जिनल रेवेन्यू बताया, मैंने अभी तक 3 ब्रेड बेची थी और मेरा रेवेन्यू था 120। जैसे ही मैंने चौथी ब्रेड भी बेच दी मेरा रेवेन्यू हो गया 160। तो मैंने दोनों को माइनस करा तो मुझे पता लगा जो एक आइटम है, जो फोर्थ आइटम है, ये है टोटल रेवेन्यू 4 तक का माइनस टोटल रेवेन्यू 3 तक का। यही है मेरा एम आर ऑफ एन आइटम इज इक्वल टू टी आर ऑफ एन माइनस टी आर ऑफ एन माइनस वन। इसे रटेंगे तो बहुत मुश्किल है, समझेंगे तो बहुत आसान है। यानी यहाँ पे 4 और 3 इमेजिन करें, बहुत सिंपल है। एवरेज रेवेन्यू होगा, मैंने शाम तक 2,000 रुपए जो है कमाए, 2,000 रुपए मेरे गले में आए और मैंने 40 आइटम बेची, तो मैंने देखा 2,000 बटे 40 यानी मैंने 50 रुपए की एक आइटम ऑन एन एवरेज बिकी है। और अगर वो सब चीजें सेम है, अगर मैंने सेम ही चीज बेची है, मैंने सारे के सारे माउस बेचे हैं, तो ये ऑब्वियस भी है कि वो सेलिंग प्राइस के बराबर भी आना चाहिए, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू हो। तो ये आपको 3-4 रिलेशन पता होने चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये दोनों पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होना चाहिए, इतना काफी है। एन का मतलब है nth आइटम, दिस इज n आइटम्स, यानी मैंने कुछ x आइटम्स बेची हैं तो टोटल ऑफ x आइटम्स, जैसे यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 4। समझ गए? उस केस में अलग आएगा, यस शिवा, उस केस में अलग आएगा। इसका ग्राफ वगैरह कुछ भी नहीं है, नहीं है, इसमें इतना ही है क्योंकि ऐसे से इतना ही गया है अब तक, तो इतना ही रखेंगे, ठीक है। इसके साथ आपका आज का ये सेशन कंक्लूड होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये जो 4 सेशन में आपकी इकोनॉमिक्स को बूस्ट मिला है ये आपके काम आ रहा होगा, क्योंकि हमने जो है, जी हाँ, ये एक और आइटम का है, यानी जो चौथी ब्रेड है मानस, ये उसका रेवेन्यू है, यानी चौथी ब्रेड को बेच के मुझे कितना पैसा मेरे काउंटर में आया, ठीक है जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को सेशन में मजा आया होगा। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास आपकी कब अगली होगी वो आपको ऑलरेडी वहाँ पे शो हो रहा होगा। 5 क्लासेस मैंने ऐड कराई थी इनिशियली, बाकी क्लासेस आपकी जो है आपको जो है अपडेट मिल जाएगा, 1-2 दिन के अंदर आपको वहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा 14 को शो हो रही है, चिंता ना करें, आपको जो पूरा का पूरा शेड्यूल है मैं पहले ही शो करा दूंगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। बिल्कुल नहीं आती एग्जैक्टली। मैंने, अगर आप नोटिस करते हैं, जो बच्चे इकोनॉमिक्स पहले पढ़ चुके हैं कहीं पर भी, चाहे स्कूल में चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, इकोनॉमिक्स का मैक्सिमम पोर्शन मैंने आपका करा दिया है 4 सेशन के अंदर ही, क्योंकि और कुछ नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, विश्वास मानो मेरा, हर एक चीज बहुत डिटेल में पढ़ाई है। और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज जनरली क्या होता है, बच्चे इतनी आसानी से समझ नहीं पाते। मैं आपको अब बता रहा हूँ, आप लोगों ने बहुत जल्दी समझा है सब कुछ, बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, ये चीजें 4-4 6-6 बार समझानी पड़ती है। मैं तब भी समझाता हूँ खुशी खुशी, बिकॉज आप मेरे पास आए हैं तो मेरी जिम्मेदारी है, बट आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है।
तो इसके लिए बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज जनरली इतनी जल्दी लोगों को समझ नहीं आता। ठीक है, आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, पूरी जान लगाए और सिलेक्शन लेके दिखाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी से 7 बजे अगली क्लास में, जो कि आपकी है जीके एमसीक्यू की, और उसके बाद रात को 9:30 बजे फिजिक्स में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। अब डाउट्स देख रहा हूँ बस, जो जाना चाहे जा सकता है। थैंक यू। सही बात। एक बार वॉरियर्स अपना डाउट बताएं बेटा। रीडिंग में से जो बाहर गया है, ठीक है जी। अच्छा, आप अगर चेक करा रहे हैं तो बस मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। एनडीपी जो है वो अपना जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन है, और एनएमपी जीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस, प्रोडक्शन कॉस्ट, में से टैक्स घटाओगे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर लोचा है प्रोडक्शन कॉस्ट में, यानी फैक्टर कॉस्ट जो होगा उसमें आप टैक्सेस को जोड़ते हैं और सब्सिडी को घटाते हैं, तब मार्केट प्राइस आता है निकल के। क्या मैं सही कह रहा हूँ दोस्तों? एक बार कंफर्म करें आप में से कोई, अगर अभी बचा है सेशन में तो। यहाँ पर लोचा है, आप प्लीज इसे चेक करिएगा। एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता कृतिश, बिकॉज कभी इस तरीके सोचा नहीं, और सेकंडली इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इतनी बाहर भी नहीं आती है। लेकिन जितना मैं जानता हूँ, जो भी चीज़ें सीज होती हैं वो सीधा जो है पहले डिपार्टमेंट के पास जाती है। जैसे जो आप गोल्ड वगैरह भी देखते हैं, तो गोल्ड है, आप देखते हैं कस्टम्स के बहुत बार केसेस आते हैं कि उन्होंने बालों में छुपा रखा है, वो सब वो डायरेक्टली मार्केट में नहीं जाता, उसकी प्रॉपर अलग से इनकी इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाता है, उसकी टेस्टिंग होती है, बहुत कुछ है। तो वो डायरेक्टली नहीं जाता है आर्मी के पास। वो पहले प्रॉपर, मुझे ऐसा लगता है कि उसे हो सकता है डिस्पोज ऑफ भी करते हैं, जरूरी नहीं है कि उसे डायरेक्टली यूज करा जाता हो, मे बी उसे डिस्पोज ऑफ करा जाता होगा। बाकी आई एम नॉट वेरी श्योर, बिकॉज कुछ कुछ चीजें सरकार नहीं बताती है, और नहीं बतानी भी चाहिए। हर चीज सरकार को नहीं बतानी चाहिए, मेरा मानना है। अगला सवाल देखते हैं जी। हमारे जी हाँ, वो पर्टिकुलर स्वीट शॉप के लिए वो मोनोपोली में आएगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये साक्षी बेटा थोड़ा सा इंटरनेट से ही आपको पढ़ना होगा, और इजी टॉपिक है तो मेरे हिसाब से समझ आ जाएगा आपको। ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं नहीं, ये स्कैम नहीं है, बेसिकली ये लॉन्ग टर्म बंडल है। मैं आपको समझाता हूँ। कंपनीज पहले जेब से लगा रही हैं जिससे आप उनके साथ बंध जाएं, और उसके बाद धीरे धीरे वो अपने रेट्स को बढ़ा देंगे। ये हर कंपनी करती है, जो भी नया स्टार्टअप होता है सब करते हैं। जैसे कि मैं कोशिश करूंगा साक्षी, अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको जरूर पढ़ा दूंगा, चिंता ना करें। जैसे कि पेटीएम जो है, पहले होता था पेटीएम पे 100 रुपए का रिचार्ज करोगे 100 रुपए वापसी आ जाएंगे। वो क्या था? वो सिंपली ये था कि आप पेटीएम से रिचार्ज करने लगो। जैसे कि फ्लिपकार्ट पे जो है फ्लाइट बुकिंग का भी उन्होंने शुरू करा है कुछ समय पहले। तो फ्लिपकार्ट पे फ्लाइट बुकिंग पे आपको सीधा 1000 रुपए ऑफ दे देंगे। तो 1000 रुपए ऑफ से क्या फायदा होगा? नेक्स्ट टाइम आप सीधा फ्लिपकार्ट की ऐप खोल के सीधा वहीं से अपना जो है टिकट बुक कर दोगे। भले ही फ्लिपकार्ट वाला भी 8,000 दे रहा है, दूसरा भी 8,000 दे रहा है, तीसरा भी 8,000 दे रहा है, चौथा भी 8,000 दे रहा है। तो आप फिर इससे ही क्यों बुक कर रहे हो? क्योंकि इसने आपको उस इंटरफेस से रूबरू करा दिया। अब आप एक बार गो थ्रू कर चुके हो पूरी चीज, सर आपको यू आर कंफर्टेबल हियर। आप कंफर्टेबल हैं, भले ही वो ईज माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप, पेटीएम वेटीएम सब पे है, बट आप किसी पर्टिकुलर साइट से कंफर्टेबल हो गए। सेम चीज यहाँ पे है, आप वो क्रेडिट कार्ड ले लो, आपकी जेब में आ जाए, इस वजह से बस आपको वहाँ पे डिस्काउंट दिए जाते हैं कि आप उससे बंद जाए। बिकॉज एक बार अगर आपको आदत लग जाती है क्रेडिट कार्ड को यूज करने की, तो यू सिंपली कीप ऑन स्पेंडिंग एंड दे सिंपली कीप ऑन अर्निंग। ये इट इज अ लॉन्ग टर्म बंडल। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गया। कोई स्कैम नहीं है, बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी से आप कहेंगे थोड़ा सा मुनाफा कमाने की तरीका है। ठीक है, आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। ना कोई डाउट बचा है, ना कोई बचा है, रेज अ हैंड। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से आने वाली क्लास में। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।